कभी कभी इंटरव्यू में स्केड्यूलिंग का पूछा जाता है इन स्प्रिंग बूट। तो फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप स्केड्यूल कैसे कर सकते हो टास्क स्प्रिंग बूट में, राइट। तो आप बता दोगे कि हम इनेबल स्केड्यूलिंग एनोटेशन का यूज करते हैं और उसके बाद हम स्केड्यूल्ड एनोटेशन का यूज करके उसमें टाइम दे सकते हैं, राइट। तो ये कोई भी आसानी से बता देगा, राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अच्छा इंटरव्यूअर है वो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या पूछेगा, वो बोलेगा ठीक है आपने जब ये एनोटेशन दिया इंटरनली स्प्रिंग बूट ने क्या यूज करा कि आपका टास्क स्केड्यूल हो गया। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि जब हमने इनेबल स्केड्यूलिंग का यूज करा तो स्प्रिंग ने रजिस्टर करा स्केड्यूल्ड एनोटेशन बीइंग पोस्ट प्रोसेसर, राइट। और इसका काम क्या रहता है, ये सारी बीन्स को फाइंड करता है उनके ऊपर आपने स्केड्यूल्ड एनोटेशन यूज करा है और उसको वो रजिस्टर कर देता है एज अ स्केड्यूल्ड टास्क, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये इसको रजिस्टर कैसे करता है, कौन सा एग्जीक्यूटर ये यूज कर रहा है, राइट। तो कुछ थ्रेडफुल चाहिए इसको स्केड्यूल करने के लिए। तो फिर आप बोल सकते हो कि अगर हम अपना खुद का टास्क शेड्यूलर डिफाइन नहीं करते तो स्प्रिंग बूट जो है ऑटो कॉन्फ़िगर करता है थ्रेडफुल टास्क शेड्यूलर बीन। और ये थ्रेडफुल टास्क शेड्यूलर बीन इंटरनली जो है वो जावा का स्केड्यूल्ड थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर यूज करती है। तो इंटरनली जो काम कर रहा है, राइट, वो जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट डॉट स्केड्यूल्ड थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर काम कर रहा है। और जो थ्रेडफुल टास्क शेड्यूलर बीन है वो एक तरह से रैपर है जो इसके ऊपर बनाया हुआ है स्प्रिंग बूट डेवलपर्स। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि स्प्रिंग बूट आपका जो जेसन रिक्वेस्ट है उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करता है, राइट। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें यहाँ पे, लेट्स से पोस्ट मैपिंग करके यूजर्स एपीआई है। जब भी हम ये यूजर्स एपीआई को कॉल करेंगे, राइट, तो इसमें हम @रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी हमारे पास आई तो जेसन में, राइट, जेसन में हमने भेजी या फिर कंज्यूमर ने भेजी। पर ये जेसन जो है वो यूजर्स में या फिर यूजर ऑब्जेक्ट में, जावा ऑब्जेक्ट में जो भी आपने एंटिटी बनाई है उसमें चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जब भी रिक्वेस्ट आ रही है, राइट, तो आपके पास वो स्ट्रीम्स ऑफ बाइट्स आएगा जो भी आप जेसन भेज रहे हो। तो जब वो स्प्रिंग बूट को मिलेगा तब स्प्रिंग बूट एनालाइज करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा कि कंटेंट टाइप जो है वो एप्लीकेशन डॉट जेसन है या नहीं हेडर में। तो अगर है तो वो इंटरनली जैक्सन की हेल्प लेगा, राइट, जैक्सन लाइब्रेरी की हेल्प लेगा जिससे वो डीसीरियलाइज करेगा जेसन को और वो आपको जावा फील्ड्स के साथ मैच करेगा वाया गेटर सेटर या फिर आप लॉम्बॉक यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो आप, राइट। तो वो उसके साथ उसको डीसीरियलाइजेशन करेगा और जो भी आपका रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वो आपके कंट्रोलर मेथड पैरामीटर में इंजेक्ट कर देगा। हाई लेवल हमारा बाइट स्ट्रीम जेसन में कन्वर्ट हुआ और जेसन जो है जावा ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज स्प्रिंग बूट स्टार्टअप टाइम इन प्रोडक्शन। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो इसके हाई लेवल पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला है कि आप लेजी इनिशियलाइजेशन का यूज कर सकते हो। तो आप अपनी ऐप प्रॉपर्टीज फाइल में स्प्रिंग डॉट मेन डॉट लेजी इनिशियलाइजेशन ट्रू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सी बीन्स चाहिए वही लोड होंगी स्टार्टअप पे, राइट। तो ये बेस्ट है माइक्रो सर्विसेज के लिए। और उसके बाद आप प्रोफाइल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग का हमेशा यूज करो। तो आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन डेव के लिए है, टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए है, तो वो लोड नहीं होंगे प्रोडक्शन में। तो आप प्रॉपरली प्रोफाइल बेस्ड एनोटेशंस का यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आप रिड्यूस करो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिम द फैट। जो भी आपको नहीं चाहिए उसको लोड मत कीजिए। तो आप उसको एक्सक्लूड इज इक्वल टू की हेल्प से एक्सक्लूड कर सकते हो जिससे आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस हो जाएगा और वो आपका स्टार्टअप टाइम इंक्रीज करने में हेल्प करेगा इंडायरेक्टली। उसके बाद आपका जो है ऑप्टिमाइज करिए आप कंपोनेंट स्कैनिंग। तो ऑप्टिमाइज का मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करिए कंपोनेंट स्कैन को कि आप वही स्कैन करिए जो आपके पैकेजेस एसेंशियल हैं। उसके बाद जो आजकल काफी यूज हो रहा है वो आप कर सकते हो ग्रालवीएम नेटिव इमेज का यूज। और उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट है कि आप रिड्यूस कर सकते हो जार्स इन क्लास पाथ, मतलब डिपेंडेंसीज आप अपनी ट्रिम कर सकते हो क्योंकि जितनी आपकी कम जार रहेंगी उतना आपका स्टार्टअप टाइम फास्ट रहेगा। और लास्ट में कुछ कुछ प्रोजेक्ट में स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सर डिपेंडेंसी का यूज किया जाता है फॉर फास्टर बीन स्कैनिंग। तो ये क्या करता है कि एक मेटा डेटा फाइल बना देता है जिसको स्प्रिंग बूट यूज करता है टू फाइंड बीन्स मोर एफिशिएंटली। तो ये 6-7 पॉइंट आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसमें आपको परफॉर्मेंस इशू आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि आपको एज अ डेवलपर पता होना चाहिए कि आप प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हो और कौन से टूल्स और लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो। तो प्रोफाइलिंग का मतलब क्या रहता है, रिकॉर्डिंग करना या एनालिसिस करना। तो आप सीपीयू प्रोफाइलिंग कर सकते हो जिससे आपको पता लगेगा कि सीपीयू लेवल पे आपकी एप्लीकेशन कैसे चल रही है। फिर आप थ्रेड और मेमोरी प्रोफाइलिंग कर सकते हो कि अगर आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं और मल्टीपल आपके सीपीयूज हैं, राइट, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक थ्रेड कितना मेमोरी ले रहा है और मेमोरी कहाँ पे ज्यादा वेस्ट हो रहा है।
फिर आप डेटाबेस प्रोफाइलिंग कर सकते हो, इसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी क्वेरी या फिर स्टोर्ड प्रोसीजर्स कितना टाइम ले रहे हैं, राइट। तो वो डेटाबेस प्रोफाइलिंग में आ जाता है। या फिर आपके इंडेक्स बने हैं या नहीं बने, फिर आप अपने एप्लीकेशन के लॉग एनालिसिस कर सकते हो, फिर आप ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग कर सकते हो। इससे पता लगता है कि एक रिक्वेस्ट कौन कौन से लेवल पे कितना टाइम ले रही है, और फिर उसके बाद आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज चाहिए होता है। पहला टूल और लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो जे प्रोफाइलर, जो कि आपको सीपीयू लेवल और मेमोरी यूसेज लेवल में डिटेल प्रोवाइड करेगा। फिर आप विजुअल वीएम यूज कर सकते हो, जो आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। फिर आप एक्चुएटर और माइक्रोमीटर यूज कर सकते हो फॉर एप्लीकेशन मैट्रिक्स, और इसको आप प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर आप जिपकिन का यूज करिए, उसमें आपको रिक्वेस्ट ट्रेसिंग काफी आसान हो जाता है। आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एज अ वॉर चलानी है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट जो है फैट जार बनाता है विद टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर, राइट। तो अभी इसको आपको एज अ वॉर चलाना है या फिर पैकेजिंग आपको वॉर चाहिए, तो आपके 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। पहले 2 स्टेप आपको pom.xml में करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको पैकेजिंग इज इक्वल टू वॉर देना पड़ेगा, और आपको जो ये है टॉमकैट स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट की डिपेंडेंसी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ताकि जो एक्सटर्नल सर्वर है वो यूज करे अपना खुद का टॉमकैट। तो ये 2 चेंजेस आपके लगेंगे pom.xml में, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, राइट। और उसके अंदर आपको ओवरराइड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर मेथड। तो ये 4 स्टेप्स की हेल्प से आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एज अ वॉर चला सकते हो। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्प्रिंग बूट एपीआई में आप वर्जनिंग कैसे हैंडल करोगे, राइट। तो काफी कॉमन सिनेरियो है। तो पहली अप्रोच आप यूज कर सकते हो यूआरआई वर्जनिंग की। तो उसका कोड एग्जांपल कुछ इस तरह दिएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं पहले जो यूआरएल था मेरी एपीआई का वो था एपीआई V1 प्रोडक्ट्स, राइट। तो देन लेट्स से कि रिस्पॉन्स में कुछ चेंज हुआ, एडिशनल फील्ड्स ऐड हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो अभी जो हमारे नए कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम नया एंड पॉइंट दे सकते हैं, ताकि जो हमारे पुराने कंज्यूमर्स हैं वो इम्पैक्ट ना हो, राइट। वो अपनी पुरानी एपीआई यूज करते रहे। अगर उन्हें माइग्रेट करना है तो वो भी नए में जा सकते हैं, पर हम एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट नहीं दे सकते। इसलिए इस अप्रोच पे आप कंप्लीटली न्यू यूआरआई वर्जनिंग कर सकते हो। तो यूआरएल कुछ एपीआई V2 प्रोडक्ट करके बनेगा, और आपका जो नया स्ट्रक्चर है उसके थ्रू सर्विस आउट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड वे है आप पैरामीटर वर्जनिंग भी कर सकते हो। आप क्वेरी पैरामीटर में आप वर्जन यूज कर सकते हो, राइट। और उसके बेस पे आप अपने कोड में चेक लगा सकते हो कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है या फिर कौन सा लॉजिक आपको चलाना है, राइट। तो जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आप वर्जन को फेच कर सकते हो, और यहाँ पे आप इफ एल्स इफ ब्लॉक्स लगा सकते हो, स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हो कि जो भी वर्जन आ रहा है मेरे पास, राइट, उसके बेस पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है, कौन सा लॉजिक चलाना है। सिमिलरली पैरामीटर की जगह आप हेडर बेस्ड वर्जनिंग भी कर सकते हो, राइट। तो हेडर बेस्ड वर्जनिंग में भी आप जो भी हेडर का नाम दोगे, राइट, उसके बेस पे आप उसको रीड कर सकते हो, और उसके बेस पे आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो कंज्यूमर को, पुराना भेजना है, नया भेजना है। स्प्रिंग बूट मेमोरी लीक्स के सिनेरियो देखते हैं, ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। पहला सिनेरियो है जब भी हम स्टैटिक कलेक्शंस का यूज करते हैं डायरेक्टली इन द कोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कोड एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे मैं स्टैटिक मैप का यूज कर रहा हूँ, और इसी में मैं यूजर्स को ऐड कर रहा हूँ, पर यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं ओल्ड एंट्रीज को रिमूव कर रहा हूँ, राइट। कोई भी टाइम टू लिव यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म नहीं लगा रखा। इसलिए जब भी आपको मेमोरी में डेटा चाहिए तो आप कैशिंग का यूज करिए, कैशेबल एनोटेशंस का यूज करिए। कैशे कॉन्फिग में आप उसका टीटीएल दे सकते हो। इसके बाद सेकंड सिनेरियो है जब भी हम इवेंट लिस्नर का यूज करते हैं, तब हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मेथड का यूज करना भूल जाते हैं, तो उससे मेमोरी लीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैंने नोटिफिकेशन सर्विस बनाई है और इसके अंदर मैं कोई भी क्लीन अप नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो जिसकी वजह से जो लिसनर है मेरा वो हमेशा मेमोरी में रहेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, राइट। और उस डिस्ट्रॉय मेथड में आप क्लीन अप अपने रिसोर्सेज को कर सकते हो, विच विल अवॉइड मेमोरी लीक इन द कोड। थर्ड जो काफी कॉमन सिनेरियो है कनेक्शन लीक्स का। जब भी हम डेटाबेसेस का यूज करते हैं तो कभी कभी हम कनेक्शन को बंद करना भूल जाते हैं, राइट। तो प्रेफरेबल अप्रोच है कि आप हमेशा ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज करिए। तो ट्राई के अंदर आप यहाँ पे कनेक्शन को बनाइए, जिसकी वजह से जावा स्प्रिंग बूट के अंदर वो ऑटो क्लोज हो जाएगा जब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये 3 काफी कॉमन सिनेरियो है जिससे मेमोरी लीक होता है इन स्प्रिंग बूट। कभी कभी स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में मल्टी पार्ट फाइल का पूछा जाता है। तो इसका सिनेरियो क्या है कि लेट्स से अगर कोई यूआई मॉड्यूल है, बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशन में काफी कॉमन सिनेरियो है कि यूआई के थ्रू एक्सेल अपलोड होता है, डेटा अपलोड होता है, राइट। और फिर वो डेटा सेंड होता है स्प्रिंग बूट एपीआई को, और फिर एपीआई में हम उसको हैंडल करके डेटाबेस में डालते हैं। और इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या रहता है स्प्रिंग बूट में, राइट, और ये आप फाइल साइज इंक्रीज कैसे करोगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पोस्ट
पोस्ट मैपिंग बनाया है अपलोड करके, और मैं फाइल पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट, जो कि मल्टी पार्ट फाइल टाइप का है। अभी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं करी, मैंने सिर्फ एंड पॉइंट बनाया है। तो मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी में जाके फॉर्म डेटा में जाके यहाँ पे की मेरी है फाइल, जो कोड में आपने की दे रखी है, वैल्यू टाइप आप फाइल दी है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं अपना रिज्यूमे सेलेक्ट करता हूँ जो 50 KB का है, और मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा फाइल साइज 50 KB, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बड़ी फाइल को ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 3.5 MB के आसपास है, और फिर सेंड करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास 413 रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज एरर आ रहा है। इस स्प्रिंग बूट में मैक्सिमम साइज आपका अलाउ रहता है 1 MB, फाइल साइज मैक्सिमम अलाउड 1 MB, और टोटल रिक्वेस्ट साइज 10 MB। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रिक्वेस्ट में आपके पास 10 फाइल हैं और 10 फाइल का साइज 1 MB से कम है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, पर इंडिविजुअल जो फाइल साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर ये दोनों पैरामीटर को आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से अभी मैं मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे अगर 100 MB दे दूँ और रिक्वेस्ट साइज यहाँ पे दे दूँ 500 MB, राइट, तो अभी मैं अगर इस कोड को रन करूंगा और सेम फाइल को अभी सेंड करता हूं, तो हमें 413 एरर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल साइज आ रहा है, राइट, 36 MB। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो हम तो यहाँ पे एप्लीकेशन चला सकते हैं, पर इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या स्टेप्स कर रहा है तो उसको थोड़ा समझते हैं। मैं रन मेथड के इंप्लीमेंटेशन में जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 30-40 लाइन का कोड है, और वो इंटरनली काफी मेथड्स भी यूज कर रहे हैं। तो हाई लेवल समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला है आपका स्टॉप वॉच, ताकि पता लग सके कि कितना टाइम लेगा स्टार्ट होने में। उसके बाद हमारा कन्फिगर हेडलेस प्रॉपर्टी रहता है, बिकॉज हमें डिस्प्ले डिवाइस नहीं चाहिए ये चलाने को। उसके बाद जो भी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो वो उसको कैप्चर करता है, और उसके बेस पे इन्वायरमेंट रेडी होता है आपका। और ये इन्वायरमेंट में आपका स्प्रिंग प्रोफाइलिंग भी पिक्चर में आता है कि इन्वायरमेंट टेस्ट होगा या प्रोडक्शन होगा या डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद आपका बैनर प्रिंट होता है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना रहा है। और इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा है, या तो आपका सर्वलेट हो सकता है, या रिएक्टिव हो सकता है, या डिफॉल्ट हो सकता है। सर्वलेट मतलब कि अगर डिपेंडेंसी आपकी स्टार्टर वेब की है तो वो उसे सर्वलेट वेब एप्लीकेशन कंसीडर करेगा। अगर आप रिएक्टिव यूज कर रहे हो तो वो रिएक्टिव करेगा। और एक बार जब उसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है तो वो प्रिपेयर करता है कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट और रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट में आपका सब कुछ हो रहा है बेस्ड ऑन योर आर्ग्यूमेंट्स, इन्वायरमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, और जितनी भी बीन्स और कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी डिपेंडेंसी लोड करनी है वो सब इस स्टेप में हो रहा है। और उसके बाद स्टॉप वॉच डॉट स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से बैकएंड में स्प्रिंग बूट डॉट रन मेथड काम करता है। इंटरव्यू में स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का पूछा जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपने काफी टाइम ये देखा होगा टैग पॉम डॉट XML में, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है डिपेंडेंसी और प्लगइन मैनेजमेंट में। तो ये ऑटोमेटिकली वर्जन्स को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी डिपेंडेंसी देखोगे तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी दे रहा हूँ, आर्टिफैक्ट आईडी, फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा मोंगोडीबी दे रहा हूँ, कुछ डिपेंडेंसी में दे रहा हूँ। पर यहाँ पे आप देखोगे मेरा वर्जन टैग यहाँ पे नहीं है। ये बिना वर्जन टैग के इसलिए चल रही है क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का यूज करा है। और ये काफी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस भी देता है, लाइक करेक्टर इनकोडिंग, UTF-8, रिसोर्स फिल्टरिंग, जावा वर्जन सेटिंग। पर इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जो जावा वर्जन दोगे वो उसको ओवरराइड कर देगा। सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट में पेरेंट पॉम है, राइट, फिर आप इसका यूज कर सकते हो या नहीं। तो उसका आंसर रहेगा वी कैन नॉट यूज स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, बिकॉज मेवन में हम एक ही पेरेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रोजेक्ट में पेरेंट पॉम ऑलरेडी है, फिर भी हमें अगर स्टार्टर को यूज करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट बिल ऑफ मटेरियल्स। तो वो आपको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ये टैग देना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज। फिर थर्ड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये डिपेंडेंसीज का वर्जन देखना हो तो आप कैसे देखोगे। उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, आपको मेवन हेल्प अफेक्टिव पॉम का कमांड चलाना है, तो आपको अफेक्टिव पॉम में सारी डिपेंडेंसीज आ जाती है। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है सक्सेसफुली, पर अब कोई भी API या कोई एंड पॉइंट कॉल कर रहे हो, सब में 404 आ रहा है। तो एज एन इंजीनियर या डेवलपर आप इस सिचुएशन को डिबग कैसे करोगे, राइट। तो इसको देखते हैं, काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। तो पहला स्टेप एज ए इंजीनियर मैं क्या करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि मेरा कंट्रोलर रजिस्टर्ड भी हुआ है या नहीं, राइट। इसको चेक करने के लिए या तो मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डीबग मोड में चला सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास एक्चुएटर है इनेबल्ड तो मैं एक्चुएटर मैपिंग्स URL कॉल करूंगा, जिसमें मेरे सारे एंड पॉइंट्स या फिर मैपिंग URLs आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में मैं चेक करूंगा कि मेरा जो कंपोनेंट स्कैनिंग है या फिर पैकेज स्ट्रक्चर है वो सही से है मेरी एप्लीकेशन में या नहीं, राइट। मतलब मुझे वैलिडेट करना है कि मेरी जो मेन क्लास है और जो कंट्रोलर है वो सेम पैकेज में है या फिर सब पैकेज में होने चाहिए, राइट। तो ये दो स्टेप्स के बाद आप एनोटेशन ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि
हम जल्दी में रेस्ट कंट्रोलर या गेट मैपिंग एनोटेशन देना भूल जाते हैं। एटलीस्ट ये भी एक डिबगिंग पॉइंट हम ले सकते हैं फॉर एनोटेशन ऑडिट। फिर मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को चेक कर सकता हूँ कि कहीं मैंने कॉन्टेक्स्ट पाथ तो नहीं दिया या फिर कोई और पोर्ट नंबर तो नहीं दे दिया, राइट, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पाथ दे रहा हूँ एपीआई करके, तो मेरे सारे जो एपीआई यूआरएल हैं वो /API से शुरू होंगे। और लास्ट में मैं चेक करूंगा कि जो मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोड लिख रखा है, राइट, जहाँ भी मैं ऑथराइज कर रहा हूँ वहां से कुछ इशू तो नहीं है कि सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जा रही है, राइट। मेवन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मेवन इज अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल, राइट। और ये काम कैसे करता है? ये काम करता है पॉम एक्सएमएल पे। पॉम की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसके अंदर आप अपनी बिल्ड सेटिंग्स देते हो, आर्टिफैक्ट डिपेंडेंसीज देते हो, प्लगइन्स देते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, राइट। मेवन क्या करता है, इस पॉम एक्सएमएल के बेस पे जो भी चाहिए वो सेंट्रल रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी पे डालता है और अपने आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, राइट। तो इसमें मेवन में होता क्या है कि लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो मेवन हमेशा काम करता है लाइफ साइकिल की फॉर्म में, और लाइफ साइकिल के अंदर कलेक्शन ऑफ फेसेस रहते हैं। तो इसमें एक रूल याद रखना है आपको, विद इन अ लाइफ साइकिल ऑल द फेसेस आर सिक्वेंशियल एंड डिपेंड ऑन द प्रीवियस फेसेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेवन इंस्टॉल चला रहे हो, राइट, तो ऑटोमेटिकली जितने भी फेसेस मेवन इंस्टॉल से पहले आते हैं, जितने भी स्टेप्स, राइट, वो सब रन होंगे। अगर उनमें से कुछ भी फटेगा तो अगला स्टेप नहीं चलेगा। मेवन फेसेस कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर हम इंस्टॉल चला रहे हैं तो इंस्टॉल से पहले हमारे पास वेरीफाई है, इंटीग्रेशन टेस्ट है, पैकेज है, टेस्ट कंपाइल है, वैलिडेट है, राइट। तो ये सब चलेंगे। अगर इनमें से कुछ भी फेल होगा, राइट, उससे अगला स्टेप नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ट फेस फेल होता है तो पैकेज फेस नहीं चलेगा और पूरा आपका लाइफ साइकिल एंड हो जाएगा। इंटरव्यू में श्योरफायर प्लगइन का पूछा जाता है। तो मेवन श्योरफायर प्लगइन क्या है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में टेस्ट केसेस हैं, राइट, तो वो आप बिल्ड प्रोसेस पे आपको चलाने पड़ते हैं, राइट। तो वो आप ऑटोमेट करते हो विद द हेल्प ऑफ मेवन श्योरफायर प्लगइन। कभी कभी इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन इवेंट लिसनर एंड ट्रांजैक्शनल इवेंट लिसनर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जब आप इवेंट लिसनर एनोटेशन का यूज करते हो, राइट, तो आपका जो इवेंट लिसन होता है वो इमीडिएटली होता है, राइट, मतलब कि ट्रिगर्ड एज सुन एज द इवेंट इज पब्लिश्ड। तो अगर आपका यूज केस है जहां पे आप डेटा सेव कर रहे हो डेटाबेस में और आपके लिए ट्रांजैक्शन मैटर करता है, तो तब आपको कभी भी इवेंट लिसनर का यूज नहीं करना चाहिए। अब आपको ट्रांजैक्शनल इवेंट लिसनर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये इवेंट को लिसन तभी करेगा जब आपकी ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जहां भी आप क्रिटिकल डेटा या ट्रांजैक्शंस के साथ खेल रहे हो, जो कि इस तरह दिखेगा। तो ट्रांजैक्शनल इवेंट लिसनर क्या करेगा, वेट करेगा पेशेंटली और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करेगा। अगर ट्रांजैक्शन स्टेटस उसे कमिट मिलता है तभी वो फायर करेगा आफ्टर कमिट, और अगर उसे ट्रांजैक्शन स्टेटस रोल बैक मिलता है तो इवेंट अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। आप सिंपली इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें इवेंट लिसनर वहां पे यूज करना चाहिए जहां भी हमारा लॉजिक जो है डीबी स्टेट के साथ टाइड नहीं है या फिर डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी इंटरव्यू में नेक्सस या फिर जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट का पूछा जाता है इंटरप्राइज लेवल में, तो इसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स से अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, तो आपने कोड अपने लोकल में लिखा और फिर आप उस कोड को गिटहब में पुश कर देते हो, राइट। और जब आप कोड को गिटहब में पुश करते हो उसके बाद आपको इस कोड को बिल्ड करना रहता है, राइट। और बिल्ड करने के लिए हमारा फिर जेनकिंस पिक्चर में आता है, राइट। तो जेनकिंस पे आप जाके जॉब ट्रिगर करते हो या फिर वो जॉब ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है लेट्स से गिटहब एक्शंस के थ्रू। तो जब जेनकिंस में जॉब ट्रिगर हुआ और आपका लेट्स से स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, तो वो मेवन क्लीन इंस्टॉल कमांड चलाएगा, राइट। वो मेवन क्लीन इंस्टॉल कमांड चलाएगा। जब ये मेवन क्लीन इंस्टॉल कमांड चलेगी तो वो सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने का ट्राई करेगा, राइट। तो लेट्स से ऐसे पॉम एक्सएमएल में आपकी डिपेंडेंसीज रहेंगी, तो सारी डिपेंडेंसीज चाहिए आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड होने के लिए, राइट। तो अभी मेवन को डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। जब हम ये मेवन क्लीन इंस्टॉल लोकल में चलाते हैं तो ऑफ कोर्स वो इंटरनेट में जो मेवन सेंट्रल रेपो है वहां से डिपेंडेंसीज लेके आपके लोकल पे डाल देता है, राइट। पर बड़ी इंटरप्राइज लेवल में ऐसा नहीं रहता है। बड़ी इंटरप्राइज में उनके खुद के प्राइवेट मेवन सेंट्रल रहते हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट टूल्स बोलते हैं, लाइक नेक्सस और जेफ्रॉग। जब जेनकिंस में मेवन क्लीन इंस्टॉल चलेगा, मेवन इंटरनेट के पास नहीं जाएगा, मेवन पहले जाएगा नेक्सस या जेफ्रॉग के पास जो भी यूज हो रहा है आपकी कंपनी में। तो वो हमेशा इसको पूछेगा कि मुझे डिपेंडेंसी ये वाली चाहिए, दे दो। तो ये चेक करेगा कि अगर इसके कैशे में वो पड़ी है तो वो दे देगा, राइट, वरना ये
इंटरनेट से लेके आएगा और अपने सिस्टम पे कैशे करेगा और फिर वो एप्लीकेशन को देगा या फिर वो जेनकिंस जॉब को देगा। जब ये आपका बिल्ड बन जाएगा तो वो आपकी जो जार है वो उस आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्टरी में डालेगा और फिर ये जार जो यूज होगी वो आपके डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होगी। स्प्रिंग बूट में वर्चुअल थ्रेड्स को कैसे आप इनेबल कर सकते हो उसको देखते हैं। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है पर काफी हेल्पफुल है ये। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करा है जिसमें मैं स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.5.3 यूज कर रहा हूँ और जावा का वर्जन 21 यूज कर रहा हूँ, राइट। और ये सिंपल मैं यहाँ पे स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सिंपल मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन नेम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आप सिंपली एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, स्प्रिंग डॉट थ्रेड्स डॉट वर्चुअल डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। आपका स्प्रिंग बूट इंटरनली वर्चुअल थ्रेड्स का यूज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक एपीआई बनाई है टेस्ट करके। यहाँ पे अभी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितना मेमोरी ले रहा है वर्चुअल थ्रेड्स, राइट। यहाँ मैं 10,000 की जगह 10 लाख अगर थ्रेड कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लूप में ये थ्रेड्स चलेगा। तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आई विल डू मेवन स्प्रिंग बूट रन। अभी मैंने यहाँ पे एपीआई हिट करी, राइट, टेस्ट करके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी 10 लाख थ्रेड वर्चुअल थ्रेड स्टार्ट हुई। उसने मुझे कोई भी मेमोरी इशू नहीं मारा, राइट, मेरे लैपटॉप पे। तो अगर मैं यहाँ पोस्टमैन में जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेमोरी कंज्यूम, राइट, इट इज ओनली 340 MB। तो 340 MB में 10 लाख वर्चुअल थ्रेड्स हमारे स्टार्ट हो गए, राइट। तो ये आप अपने सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हो। आप इसको वर्चुअल थ्रेड्स वर्सेस प्लेटफॉर्म थ्रेड्स चला के देख सकते हो। प्लेटफॉर्म थ्रेड्स आपके ऑफकोर्स 10 लाख आपके सिस्टम में नहीं चलेंगे, पर जितने भी चलेंगे बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन उससे आप थोड़ा पीओसी कर सकते हो। सागा पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो सागा इज अ डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। तो सागा की हेल्प से हम इंश्योर करते हैं कि एंटायर प्रोसेस जो है या तो सक्सेसफुल हो या फिर रोल बैक हो जाए टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो इस केस में क्या है, अगर मैं सिनेरियो लूँ, लेट्स से एक यूजर है मेरे पास और वो यूजर अमेजोन से ऑर्डर कर रहा है, राइट। लेट्स से जब ऑर्डर हुआ, राइट, तो पेमेंट डिडक्ट होगा। पेमेंट के बाद लेट्स से इन्वेंट्री डिडक्ट होगी डेटाबेस में से, फिर शिपिंग इन्फॉर्मेशन उसकी अपडेट रहेगी, राइट, शिपिंग उसको असाइन होगी। तो ये सारे स्टेप्स लेट्स से अगर हो रहे हैं, 3 स्टेप्स हो रहे हैं अगर इस एग्जांपल में, हमें इंश्योर करना है कि तीनों स्टेप पास होंगे तभी हम यूजर को मैसेज भेजेंगे कि भाई तुम्हारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, राइट। अगर इनमें से कुछ भी फेल होता है तो हमें उस डेटा को सही करना है और यूजर को भेजना है का ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, राइट। सागा में हमारे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारा है ऑर्केस्ट्रेशन और एक रहता है हमारा कोरियोग्राफी। ऑर्केस्ट्रेशन में क्या है कि हमारे पास एक ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस रहेगी, राइट, जिसमें ये सारा लॉजिक लिखा होगा। लेट से मैंने 1000 रुपए का ऑर्डर करा, 1000 रुपए पेमेंट कटी, राइट, फिर उसके बाद इन्वेंट्री -1 हुई और शिपिंग में वो फेल हो गया। तो मेरे ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस में कोड लिखा होगा कि अगर ये शिपिंग फेल हो रही है तो इन्वेंट्री फिर से +1 कर दो और पेमेंट रिफंड कर दो, राइट, जो कि स्प्रिंग बोर्ड में कुछ इस तरह दिखेगा। तो हमारे पास ये जो सर्विस रहेगी इसके अंदर सारी हमारी हैंडलिंग रहेगी कि अगर हर एक सिनेरियो में फेल हो रहा है तो हमें दोबारा से आइटम को रिलीज करना है या फिर रिफंड करना है या फिर इन्वेंट्री अपडेट करना है, राइट। तो सारी चीज़ों का लॉजिक हमारा इस सर्विस में लिखा होगा। तो ये हमारा एक पैटर्न रहता है ऑर्केस्ट्रेशन। दूसरा रहता है कोरियोग्राफी, जो कि काफी यूज हो रहा है आजकल क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी ऑर्केस्ट्रेटर नहीं रहेगा। जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हुआ, राइट, इवेंट हमारा काफका में गया और ये इवेंट तीनों सर्विस पढ़ेंगी, राइट। पेमेंट ने पढ़ा, इन्वेंट्री ने पढ़ा, इन्होंने अपना काम करा। अगर ये तो काम सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर फेल हुआ तो ये एक फेलियर इवेंट डालेंगी अलग काफका में या सेम काफका में। फिर उस इवेंट के बेस पे इन्वेंट्री और पेमेंट उसको रीड करके रोल बैक कर देगी। तो सारा काम हमारा इवेंट ड्रिवन रहेगा। फेलियर के इवेंट्स रहेंगे, उसके बेस पे हमारी जो है रोल बैक हो जाएगा। टेस्ट कंटेनर्स का काफी टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टेस्ट कंटेनर क्या है, आपकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फॉर जे यूनिट या फिर अदर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स के लिए भी ये अवेलेबल है। और टेस्ट कंटेनर में क्या रहता है, वो आपको डॉकर बेस्ड डिपेंडेंसीज देती है। लेट्स से आप अपने प्रोजेक्ट में कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, लाइक मोंगोडीबी या फिर काफका यूज कर रहे हो, तो अगर आपको मॉकिंग नहीं करना, आपको रियल कंटेनर्स चाहिए, राइट, तो टेस्ट कंटेनर की हेल्प से आप उसको कर सकते हो। क्योंकि जब हम टेस्ट कंटेनर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डॉकर कंटेनर स्टार्ट हो जाते हैं बिफोर रनिंग द टेस्ट, और उसके बाद वो शट डाउन कर देता है जब सारे टेस्ट रन हो जाते हैं। तो इसका कोड काफी सिंपल है, जो इस तरह दिखता है। तो आप टेस्ट कंटेनर एनोटेशन का यूज कर सकते हो और फिर आप कोई भी कंटेनर यहाँ पे यूज कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हो, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन देना है। आप इस कंटेनर को यूज कर सकते हो अपने टेस्ट केसेस में। टेस्ट कंटेनर्स की हेल्प से आप रियल इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, मॉकिंग को अवॉइड कर सकते हो। स्पेशली अगर आप डेटाबेसेस, काफका जैसी लाइब्रेरीज, रेडिस जैसी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, राइट, उसके लिए टेस्ट कंटेनर्स काफी यूज हो रहा है।
और इससे क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है टेस्ट केसेस में, और प्रोडक्शन लाइक टेस्टिंग आप कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है कि टेस्ट कंटेनर CI/CD फ्रेंडली है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आप टेस्ट कंटेनर्स या फिर कुछ और अप्रोच यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में फॉर टेस्टिंग पर्पस। कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो हर एक बैकएंड इंजीनियर को पता होने चाहिए। तो लेट से जब भी हम एपीआई बनाते हैं, राइट, तो हाई लेवल में क्या रहता है, हमारे पास एक कंज्यूमर रहता है। कंज्यूमर एपीआई को कॉल करेगा, एपीआई डेटाबेस को कॉल करेगा, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स को ट्रांसलेट करके एपीआई कंज्यूमर को भेज देगी। अगर हम 10,000 फीट से देखते हैं तो हमारा ये प्रोसेस काफी सिंपल लगता है, राइट। तो एक एक करके अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आता है कि जब डेटा हमारा जो है लेट से ज्यादा हो जाता है, लेट से ये एपीआई हमारी है ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपके पास अगर लाखों प्रोडक्ट है, हजारों प्रोडक्ट है, तो आप एक साथ नहीं भेज सकते नेटवर्क पे, उससे आपका एसएलए ब्रीच हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको पहले डेटा पेजिनेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, राइट। और उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या पेजिनेशन के बेस्ट स्टैंडर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर यूज केस। तो उसके बाद जब कंज्यूमर एपीआई कॉल करता है तो वो कुछ फिल्टर भी या फिर इनपुट भेज सकता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, राइट। तो उस केस में आपका जो भी इनपुट आ रहा है उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो भी इनपुट आ रहा है आप उसको एज अ ट्रूथ मान रहे हो, राइट, वैलिडेट नहीं कर रहे। मतलब कि अगर प्राइस वो कंज्यूमर भेज रहा है -100, तो प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें उसको फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजने पड़ते हैं, राइट। तो थर्ड हमारा रहता है मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज, कि अगर एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नॉट फाउंड है तो 404 भेजना है, राइट। अगर इंटरनल सर्वर एरर है तो 500 भेजना है, क्योंकि मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज के बेस पे यूआई में मैसेज शो होगा, या फिर हर एक रिस्पॉन्स कोड में जो कंज्यूमर है उसका कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा कंज्यूमर को, राइट। उसके बाद जब भी हम डेटाबेस कॉल करते हैं तो हमें हमेशा ओआरएम यूज करना चाहिए रॉ क्वेरीज की जगह, राइट। तो ये अवॉइड करता है एसक्यूएल इंजेक्शंस, राइट। और उसके बाद अगर आप बात करोगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स में, अगर लेट से 150 फील्ड है तो हमारा कंज्यूमर को सिर्फ 10 फील्ड चाहिए और दूसरे कंज्यूमर को 20 फील्ड चाहिए, राइट। तो उस केस में हमें रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, जिसमें हमारा ग्राफक्यूएल आजकल काफी फेमस है, राइट। सिक्योरिटी माइंडसेट रखना पड़ता है, प्रॉपर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, जेडब्ल्यूटी टोकन, राइट। तो वो सब चीजें हमने पास्ट रील्स में देखी है। तो सिक्योरिटी माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लेट से कंज्यूमर हमें हर 5 सेकंड के बाद अगर कॉल कर रहा है सेम कॉल पैटर्न से, राइट। तो उस केस में जब हम देखते हैं कि मैं हर 5 सेकंड के बाद डेटाबेस का कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको अपनी एपीआई इकोसिस्टम में कैशिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी लेट से कंज्यूमर ने आपको रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट फेल हो गया, तो आपको एज अ डेवलपर पता होना चाहिए कि आप उसको फेल्ड रिक्वेस्ट को एनालाइज कैसे करोगे, राइट। तो आपको प्रॉपर लॉगिंग हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, ट्रेसिंग हो गया। जेडब्ल्यूटी की बात करते हैं तो जेडब्ल्यूटी फ्लो में क्या होता है कि यूजर आपका ऑथेंटिकेट एपीआई को कॉल करेगा और उसको वो यूजर नेम पासवर्ड भेजेगा। तो ऑथेंटिकेट एपीआई में आपका लॉजिक रहता है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेडब्ल्यूटी टोकन बना के यूजर को भेज दो। और जेडब्ल्यूटी टोकन में आपका हेडर रहता है, पेलोड रहता है और सिग्नेचर रहता है, और यूजर ये जेडब्ल्यूटी टोकन ऑथराइजेशन हेडर में भेज के अदर एपीआई कॉल्स कर सकता है बेस्ड ऑन द एक्सेस लेवल। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट एपीआई कॉल कर रहा हूँ विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी गलत दे रहा हूँ। तो जब मैं गलत दूंगा तो मेरे पास अनऑथराइज्ड आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब मैं पासवर्ड सही दूंगा तो लेट से पासवर्ड, अभी मैंने पासवर्ड रखा है प्रोजेक्ट में, तो जब मैं इसको सेंड करूंगा तो आप देखोगे वो मुझे एक टोकन दे रहा है, और टोकन में आपका डॉट पहला पार्ट है और फिर डॉट दूसरा पार्ट है और फिर ये थर्ड पार्ट है, राइट। मैंने सेम टोकन यहाँ पे कॉपी किया और आप देखोगे हेडर है हमारा HS512, राइट। पेलोड में मेरे पास सब्जेक्ट है, एक्सपायरी डेट है, इश्यूड एट है, राइट। और इसमें और भी डिटेल दे सकते हो, और सिग्नेचर में मेरे पास HMAC है, राइट। तो अभी मैं सेम टोकन यहाँ पे ऑथराइजेशन टैग में यूज करूंगा विद बियरर। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ग्रीटिंग्स एपीआई कॉल करूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया, पर जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ एक चीज भी चेंज कर देता हूँ, एक करेक्टर, राइट, तो फिर सेंड करूंगा तो वहां पे मेरा आ जाएगा कि अनऑथराइज्ड बिकॉज टोकन ये इनवैलिड है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप जेडब्ल्यूटी अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि हमें कभी भी पीआईआई डेटा स्टोर नहीं करना चाहिए इन जेडब्ल्यूटी टोकन्स, क्योंकि जेडब्ल्यूटी क्या है, हमारे बेस 64 इनकोडेड रहते हैं, इंक्रिप्टेड नहीं रहते। तो आप जेडब्ल्यूटी टोकन लेके उसको डीकोड आराम से कर सकते हो जेडब्ल्यूटी की वेबसाइट पे जाके, राइट। तो हम यूजुअली ओपेक टोकन्स का यूज करते हैं आउटसाइड और जेडब्ल्यूटी इनसाइड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैंटम टोकन पैटर्न ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लाइंट रहेगा, राइट, उसको ओपेक टोकन मिलेगा, मतलब कि ओपेक टोकन में आपका सिंपल रेफरेंस रहेगा, और बैकएंड है जो एपीआई गेटवे है वो इस ओपेक टोकन को यूज करेगी टू फेच द एक्चुअल जेडब्ल्यूटी। तो इस पूरी अप्रोच को बोलते हैं हम स्प्लिट टोकन और फैंटम टोकन पैटर्न।
सेकंड हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें कभी भी एल्गोरिदम हेडर जो आ रहा है राइट, ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका JWT टोकन नेटवर्क के बीच में मॉडिफाई हो जाए राइट, तो जिसमें वो एल्गोरिदम नल पास कर सकते हैं, तो उससे आपका बैकएंड कोड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है राइट। तो हमेशा आपके बैकएंड कोड में आपको जोन जोन से एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करने, उनकी स्पेसिफिक लिस्ट आपको जरूर रखनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड चीज है, हमें वैलिडेट करना चाहिए हमेशा इश्यूअर और ऑडियंस क्लेम राइट। तो इश्यूअर मतलब कि किसने टोकन क्रिएट करा है, ऑडियंस मतलब कि ये टोकन किसके लिए है। तो आपके बैकएंड कोड में हमेशा ये लॉजिक लगा होना चाहिए कि ये टोकन आपके ही ऑथराइजेशन सर्वर ने इशू किया है या नहीं किया, और ये टोकन की ऑडियंस आपकी एपीआई ही है या नहीं है। लास्ट तो सिंपल पॉइंट्स है हमारे, टोकन आपके शॉर्ट लिव्ड रहने चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कभी भी आप सेशन मैनेजमेंट के लिए JWT का यूज मत करो। ओपन ऑथराइजेशन और JWT का इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, तो इसके थोड़े डिफरेंसेस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, जो ओपन ऑथराइजेशन है वो ओपन स्टैंडर्ड है फॉर एक्सेस डेलीगेशन, मतलब कि आप थर्ड पार्टी को यूजर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो विदाउट एक्सपोजिंग यूजर क्रेडेंशियल्स। JWT जो हमारा है वो सेल्फ कंटेन टोकन फॉर्मेट रहता है, इसमें हेडर रहता है, पेलोड रहता है, क्लेम्स रहते हैं राइट। OAuth जो हमारा है वो मैनेज करता है ऑथराइजेशन फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। आपने देखा होगा काफी वेबसाइट्स पे लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब राइट। तो JWT हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, या फिर जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन को पास करना है सिक्योरली राइट, तो ये हमारा स्प्रिंग बोट में काफी यूज होता है। उसके बाद ओपन ऑथराइजेशन और JWT साथ में भी काम करते हैं काफी सिनेरियोज में। जो ओपन ऑथराइजेशन जब आप यूज करते हो तो आपको एक्सेस टोकन चाहिए रहता है राइट, तो एक्सेस टोकन के लिए काफी टाइम JWT ही इंटरनली यूज होता है, पर मैंडेटरी भी नहीं है। जो JWT है वो ओपन ऑथराइजेशन के बिना भी आप यूज कर सकते हो, माइक्रो सर्विसेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपका ओपन ऑथराइजेशन रहता है वो स्टेटफुल रहता है, तो आपको सर्वर साइड टोकन स्टोरेज करना पड़ता है इसका। और जो JWT है वो स्टेटलेस रहता है, तो सारा डेटा जो है एम्बेडेड होता है ऑलरेडी विद इन टोकन। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि रेस्ट एपीआई जब आप बना रहे हो तो उसमें क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और उसके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल है वो होना चाहिए लीस्ट प्रिविलेज, कि जो भी आप ग्रांट कर रहे हो एक्सेस वही करो जो यूजर को चाहिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। सेकंड स्ट्रेटेजी जो यूज होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में वो होती है फेल सेफ डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, तो डिनाई बाय डिफॉल्ट कीजिए आप हमेशा। उसके बाद थर्ड रहता है वैलिडेट एवरी एक्सेस एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक्सेस किया फिर वो एक्सेस को आप 1 घंटे तक नहीं यूज कर रहे हो राइट, तो हमेशा एवरी एक्सेस शुड बी वैलिडेटेड एवरी टाइम जब आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है। और उसके बाद ओपन डिजाइन प्रिंसिपल्स हमें यूज करने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप खुद री इन्वेंटिंग द व्हील कर रहे हो राइट, लाइक आप अपना ही एल्गोरिथम बनाना शुरू कर दिया, आपने अपने टोकन इंक्रिप्शन मॉडल बना दिया राइट। तो उससे अच्छा जो भी मार्केट में अवेलेबल है, JWT है, ओपन ऑथराइजेशन है, वो यूज कीजिए, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ये 4 प्रिंसिपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो पहले हमें हमेशा यूज करना है HTTPS। सेकंड जो है आपका जो पासवर्ड, हमेशा आप प्लेन पासवर्ड स्टोर मत कीजिए, अगर आप जैसे स्प्रिंग बोर्ड में हम bcrypt का यूज करते हैं, और हमेशा ऐड सॉल्ट। थर्ड चीज जो हमें करनी है, कीप सीक्रेट्स आउट ऑफ URL। हमेशा जो आप टोकन इनपुट ले रहे हो वो हेडर्स में लीजिए, कभी भी URL में मत लीजिए। और उसके बाद आप ओपन ऑथराइजेशन और JWT को एक साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेटलेस हो जाता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी चेकलिस्ट की बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एज अ जावा स्प्रिंग बोट डेवलपर आपको वो टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन का POC करना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन मतलब कि यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना राइट। उसके लिए आप छोटा POC बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फॉर्म बेस्ड लॉगिन कर सकते हो, बेसिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, जो भी आपका यूज केस है। और इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब आप पासवर्ड स्टोर कर रहे हो हमेशा आप bcrypt पासवर्ड इनकोडर का यूज करो। तो ऑथेंटिकेशन के बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन मतलब कि कौन से यूजर को क्या एक्सेस है राइट। तो इसका सबसे बेसिक रूल रहता है कि जब भी आप ऑथराइजेशन की बात करते हो तो ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। जितनी कम से कम आप एक्सेस दो राइट, जितनी चाहिए उतनी ही दो, ज्यादा यूजर को एक्सेस कभी भी नहीं होनी चाहिए, खासकर जब आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन में काम करते हो। तो उसके बाद आप URL बेस्ड ऑथराइजेशन लगा सकते हो, मेथड लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो राइट, प्री ऑथराइज पोस्ट ऑथराइज एनोटेशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद एनीवेज पासवर्ड इनकोडिंग आपका पहले 2 स्टेप्स में कवर हो जाएगा।
राइट। और इसमें आप हमेशा एक और चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आप हमेशा रैंडम सॉल्ट को यूज़ करिए। और उसके बाद हमारा फोर्थ रहता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का आपको पता होना चाहिए खासकर स्प्रिंग में कि वो काम कैसे करता है, राइट। जब भी आपके पास यूजर लॉग्ड इन होगा, राइट, उसकी डिटेल कैसे सेव हो रही है स्प्रिंग में, राइट। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर का पता होना चाहिए। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको CSRF प्रोटेक्शन का पता होना चाहिए। तो ये CSRF प्रोटेक्शन इनेबल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट, राइट, क्योंकि ये हमें फॉर्म बेस्ड लॉगिन के लिए काफ़ी हेल्प रहता है, जहाँ भी आपको स्टेट मेंटेन करनी रहती है। रेस्ट सर्विसेज हमारी स्टेटलेस रहती है, तो उस केस में हम CSRF को डिसेबल कर देते हैं और JWT या फिर ओपन ऑथराइजेशन टोकन का यूज़ करते हैं, राइट। CSRF के बाद आपको वही ओपन ऑथराइजेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी जब आप ओपन ऑथराइजेशन को इंटीग्रेट करोगे। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, गूगल चूज़ कर सकते हो या गिटहब चूज़ कर सकते हो या फिर फेसबुक चूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसको आप इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, राइट। इसमें बस एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जो एक्सेस टोकन है काफ़ी हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और उन्हें हमें स्टोर करना पड़ता है सिक्योरली। और इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक और बचते हैं। एक हमारा है JWT। उसके बाद सिक्योरिटी फिल्टर्स का काफ़ी आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप स्प्रिंग में डिटेल लेवल में जा रहे हो, राइट। तो आपको रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कैसे करना है फॉर सिक्योरिटी चेक, और फिल्टर चेन्स कैसे यूज़ करनी है, और कस्टम फिल्टर कैसे ऐड करने हैं, राइट। तो आपको जो फिल्टर का ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, वरना आपकी जो पाइपलाइन है, राइट, वो सही से नहीं चलेगी सिक्योरिटी फिल्टर्स के बाद। आप रिमेंबर मी का फीचर यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सा POC बना सकते हो। ये काफ़ी यूज़ होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो इस केस में भी आपको टोकन्स काफ़ी सिक्योरली स्टोर करने पड़ेंगे। और रिमेंबर मी से आपका जो है यूजर लॉग्ड इन रहता है क्रॉस सेशन। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है टेस्टिंग का पता होना चाहिए कि जो भी आपने कोड लिखा है उसको टेस्ट कैसे करना है, उसका मॉक यूजर कैसे बनाना है। मॉक आप MVC का यूज कर सकते हो, राइट। अगर आप जावा स्प्रिंग टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ काम कर रहे हो काफी सालों से, राइट, तो आपने लोम्बो का यूज करा होगा। तो अभी डिस्कस करते हैं कि हमें 2025 में लोम्बो का यूज करना चाहिए या नहीं, राइट। तो पहले लोम्बो के इश्यूज के बारे में देखते हैं, जो कि हम सब ने फेस कर रहे होंगे अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज करा होगा। तो पहला इशू है कि लोम्बो कभी कभी IDE फीचर्स को ब्रेक कर देता है। और आप ट्राई करो फाइंड यूसेजेस करने का ऑन लोम्बो जनरेटेड बिल्डर, राइट, तो आपको काफी मुश्किल आएगी और नहीं चलेगा वो। उसके बाद अगर आप एनोटेशन प्रोसेसर यूज कर रहे हो लाइक JPA बडी या फिर मैप स्ट्रक्ट, तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट करता है जब आप लोम्बो यूज करते हो। तो उसके बाद हार्ड टू डीबग, तो ये काफी बड़ा पेन पॉइंट है क्योंकि आप स्टेप थ्रू नहीं कर सकते जनरेटेड मेथड के साथ, राइट। अगर हम एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो काफी बड़ा पेन पॉइंट है स्लो डाउन बिल्ड, राइट। जब भी आपका कंपाइलेशन चल रहा होता है तो लोम्बो की वजह से आपका कोड रिकम्पाइल होता है काफी टाइम। और उसके बाद अगर आप लोम्बो को जावा 21 में ट्राई करोगे मूव करने का, राइट, अगर आप अपना प्रोजेक्ट मूव कर रहे हो तो उसमें वो इशू मारेगा बिकॉज लोम्बो जो है इंटरनल APIs पे डिपेंड करता है और वो जावा 21 के साथ कंपेटिबिलिटी इश्यूज मारती हैं। तो इतने सारे इश्यूज हैं इसमें। तो अगर आप फ्रेश कोड लिख रहे हो आज, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, तो लोम्बो का यूज मत करिए। तो सिंपली आप जावा रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डेटा एनोटेशन, राइट। और उसके बाद आप IDE जनरेटेड बिल्डर्स बना सकते हो इंस्टेड ऑफ बिल्डर। लॉन्ग रन में लोम्बो सर्वाइव नहीं करेगा न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि जावा प्लस IDE के फीचर्स इतने अच्छे आजकल हैं, तो लोम्बो का आपको एडिशनल डिपेंडेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास एक पाथ वेरिएबल है ID और यहाँ पे मैं उसका नाम दे रहा हूँ यूजर ID। तो इस केस में हमारा यूजर ID टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा ID से, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये मुझे एरर मार रहा है, राइट। तो मैंने इंटरव्यूअर को बोला था कि ये नहीं चलेगा प्रोग्राम बिकॉज टेक्स्ट डिफरेंट है, राइट। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उसको ये भी टेक्स्ट चेंज नहीं करना और उसको ये भी टेक्स्ट चेंज नहीं करना, बट उसको ये प्रोग्राम चलाना है, राइट। तो उस केस पे आप यहाँ पे आपको सेम टेक्स्ट देना पड़ता है जो आप रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू में दे रहे हो। तो अगर अभी मैं इसको चलाऊंगा, राइट, तो आप देखोगे कि ये चलेगा। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। अभी मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि ये मुझे यहाँ पे दे रहा है ID। और यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुझे ये पाथ वेरिएबल मैंडेटरी नहीं रखना, तो उस केस में आप यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स रख सकते हो। जब भी आप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स दे रहे हो तो इसका मतलब ये ID आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, राइट। तो यहाँ पे आपको एक पाथ ऐड करना पड़ेगा विदाउट ID। तो यहाँ पे आप पाथ ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर ID आ रही है, ठीक है, तो वो ये वाले पाथ में जाएगा, अगर नहीं आ रही तो वो ये वाले पाथ पे जाएगा। और यहाँ पे आप टू स्ट्रिंग भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो बेस्ड ऑन ID इज कमिंग और नॉट। और उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ ID, तो मतलब ये वाली वैल्यू आप इस तरह से भी यहाँ पे दे सकते हो विद रिक्वायर्ड। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में फिक्स डिले वर्सेस फिक्स रेट का क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले एनोटेशन आपको याद रखना है कि इनेबल शेड्यूलिंग एनोटेशन का यूज करना है टू इनेबल शेड्यूलिंग इन स्प्रिंग बूट। और यहाँ पे मैं शेड्यूल्ड एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ टू शेड्यूल माई टास्क, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ फिक्स डिले इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड विच इज 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं फिक्स डिले यूज कर रहा हूँ तो वो जब मेरा लास्ट एग्जीक्यूशन
खत्म होगा उसके बाद वो 1 सेकंड का गैप डालेगा, फिर वो नया एग्जीक्यूशन चलाएगा। तो फिक्स डिले आप उन टास्क के लिए यूज कर सकते हो जहां पे आपको मोर देन 1 इंस्टेंस नहीं चलाना है, क्योंकि वो जब तक पुराना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक वो नया नहीं चलाएगा और फिर वेट करेगा 1 सेकंड का। पर फिक्स रेट में क्या है कि आप पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हो टास्क, ये आपका पुराना एग्जीक्यूशन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। ये क्या करेगा, जो भी लॉजिक आप इसमें लिखोगे वो हर 1 सेकंड के बाद या फिर जो भी आप यहाँ पे टाइम दोगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, इररिस्पेक्टिव पिछला एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है या नहीं। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारे दोनों टास्क फिक्स रेट और फिक्स डिले हर 1 सेकंड के बाद चल रहे हैं। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 सेकंड कर रहा हूँ, देखोगे कि इवन इफ हमारा फिक्स रेट 1 सेकंड है, वो फिर भी 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, राइट। वो 304 307 3 सेकंड का गैप डाला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट एक ही थ्रेड यूज करता है। ये हमने ए सिंक का कॉन्सेप्ट कुछ दिन पहले भी रील में देखा था, तो हमें ए सिंक एनोटेशन जरूर देना होगा ताकि वो पैरेलल में चलाए। तो अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ, हर 1 सेकंड चला रहा है, वो वेट नहीं कर रहा कि पिछला एग्जीक्यूशन खत्म हुआ या नहीं। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स रेट वर्सेज फिक्स डिले। इंटरव्यूअर आपसे रिलैक्स बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है इन स्प्रिंग बूट। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर दे रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी प्रॉपर्टीज का जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। तो रिलैक्स बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी नाम दे रहे हो, राइट, सर्वर नेम दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो स्प्रिंग बूट इंटरनली उसे 4 फॉर्मेट में फाइंड करने का ट्राई करेगा। पहला क्या हमारा कैमल केस है, और ये यूजर नेम मेरा कबाब केस में है, सर्वर पासवर्ड मेरा स्नेक केस में है, और ये स्नेक केस है बट विद अपर केस। तो ये 4 फॉर्मेट में स्प्रिंग बूट ट्राई करता है फाइंड करने का, तो जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट सेम नाम नहीं देना पड़ता अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में। तो अगर मैं इसको भी रन करता हूँ तो आप देखोगे ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे लाके दे रहा है, इवन इफ मेरा नाम जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा जो मैंने प्रॉपर्टीज में दिया है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलैक्स बाइंडिंग, की काफी हेल्पफुल रहता है डेवलपर्स के लिए, तो उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल का स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस कॉन्फ़िग बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ टू इंजेक्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम माई प्रॉपर्टी फाइल, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज फाइल में जाता हूँ तो मेरे पास db.url यूजर नेम पासवर्ड है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एनोटेशन मैं ये उसमें इंजेक्ट कर रहा हूँ इस केस में, राइट। और अगर मैं अपना मेन कोड में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल गेटर्स की हेल्प से गेट यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड लेके आ रहा हूँ, जो कि मेरा एप्लीकेशन डिफॉल्ट डॉट प्रॉपर्टी से आ रहा है। और मैं इसको रन करता हूँ, अब देखोगे मुझे डिफॉल्ट डीबी ला के दे रहा है, राइट। तो स्प्रिंग बूट में क्या है, आपका प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 3 प्रॉपर्टीज बनाई है, टेस्ट, प्रॉड और बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वाली पिक करता है। तो अगर मैं अभी कमांड चलाता हूँ जिसमें मैं प्रोफाइल भी पास कर रहा हूँ प्रॉड, राइट, तो जैसे ही मैं ये प्रोफाइल पास की तो वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि एप्लीकेशन प्रॉड प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो वो उसमें से मुझे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लाके देगा। तो अगर मैं अभी हिट करता हूँ इसको तो आप देखोगे मेरे पास प्रॉड वाली डिटेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो बाकी कोड सेम रहता है, तो आप इस प्रोफाइल का यूज करके अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल को सेटअप कर सकते हो, तो जो कि काफी हेल्पफुल रहती है। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये बेसिकली हमें प्रोडक्शन रेडी फीचर्स और यूआरएल्स देती है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग या अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें ये आर्टिफैक्ट आईडी यूज करना पड़ता है pom.xml में, और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सारे यूआरएल्स इंक्लूड करने के लिए हमें ये लाइन का यूज करना पड़ता है web.exposure.include स्टार, राइट। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल ऐप बनाई है, स्प्रिंग बूट ऐप है, और ये हमारा हेलो वर्ल्ड है और कुछ एक यूआरएल है मेरा यूजर आईडी के बेस पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं अगर इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ मेवन स्प्रिंग बूट रन से, तो अभी अगर मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है, और अगर मैं एक्चुएटर वाला यूआरएल कॉल करता हूँ तो हमें सारे यूआरएल्स दिख जाएंगे जो उसने इनेबल कर दिए हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। हमारे पास बीन्स है, कैशे है, हेल्थ है। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्थ यूआरएल कॉल करता हूँ तो मुझे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा, राइट, अप है या डाउन है। या फिर अगर मैं यहाँ पे env कॉल करता हूँ तो मुझे इन्वायरमेंट दिख जाएगा कि मैं यहाँ पे होम ब्रियो पे चला रहा हूँ मैक ओएस पे, राइट। या फिर अगर मैं थ्रेड डंप चाहता हूँ तो मुझे थ्रेड डंप मिल जाएगा अपनी एप्लीकेशन का। तो इस तरह से काफ़ी यूआरएल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और द बेस्ट पार्ट इज अगर आपको इनमें से ओवरराइड भी करना है और अपना कस्टम लॉजिक लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड। तो इससे आप अपना कस्टम लॉजिक भी एक्चुएटर यूआरएल्स में डाल सकते हो। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू चेंज डिफॉल्ट टाइम जोन इन योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये मेरे पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैं लोकल डेट टाइम डॉट नाउ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को भी रन करूंगा तो ये मुझे फिलीपींस का लोकल टाइम दिखा रहा है 10:22। इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपल वे है, आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में भी पास कर सकते हो
जैसे कि यहाँ पे मैं मेवन स्प्रिंग बूट रन कमांड यूजुअली चलाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जेवीएम आर्ग्यूमेंट्स में यूजर डॉट टाइम जोन दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया/सिडनी, राइट। तो अभी अगर मैं इस कमांड से चलाऊंगा अपनी एप्लीकेशन, तो आप देखोगे मुझे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो टाइम हुआ है अभी, और डेट भी चेंज हो गया, 27 हो गया वहाँ पे, राइट। तो ये एक वे है वाया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको कोड लेवल करना है तो आप पोस्ट कंस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन यूज करा है इस मेथड पे, और इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम जोन डॉट सेट डिफॉल्ट और टाइम जोन डॉट गेट टाइम जोन यूरोप लंदन का टाइम अगर फॉर एग्जांपल मैं सेट करना चाहता हूँ अपने सर्वर के लिए, राइट। तो अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा, तो अभी मैं सिंपल मेवन स्प्रिंग बूट रन चला रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जो लंदन में अभी टाइम है दोपहर के 2:24 हुए, राइट। तो वो दिखा रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल वेज है जिससे आप डिफॉल्ट टाइम जोन चेंज कर सकते हो अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है हाउ टू सी ऑल द बीन्स इन योर स्प्रिंग बूट ऐप। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर कभी रिवाइज ना किया हो तो एकदम से याद नहीं आता इंटरव्यू में। तो इसको देखते हैं। तो एक तो आप आंसर दे सकते हो, काफ़ी सिंपल वे है, टू इनेबल एक्चुएटर, राइट। तो एक्चुएटर के अंदर हमारे पास बीन्स करके एक एंड पॉइंट रहता है, उसको आप ट्रिगर करोगे तो आपको वो सारी बीन्स दिखा देगा विच इज़ देयर इन योर स्प्रिंग बूट ऐप। पर अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मुझे एक्चुएटर के बिना देखना है, राइट, तो कुछ इस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ इसको। तो इसमें हमारे पास गेट बीन डेफिनेशन करके एक मेथड रहेगा। गेट बीन डेफिनेशन नेम्स भी आप यूज कर सकते हो, काउंट अगर आपको काउंट चाहिए कितनी बीन्स है, राइट। तो ये आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इस एरे को हम सॉर्ट भी कर देते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट करके हमारे पास मेथड रहता है, और उसमें मैं बीन्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बीन करना पड़ेगा द हेल्प ऑफ दिस मेथड विच इज पार्ट ऑफ लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, राइट। तो उससे हम सारी बीन्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ, तो आप देखोगे रन टाइम में मेरे पास सारे जो बीन्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे मेरे पास लिस्ट हो जाएंगे। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है हाउ टू इनिशियलाइज डेटा और क्लीन अप रिसोर्सेज इन स्प्रिंग बूट। तो वो इनडायरेक्टली आपको पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशंस का पूछना चाह रहा है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट जो है वो एक ही बार रन होता है जब आपकी बीन इनिशियलाइज हो जाती है, और इसका यूज केस क्या रहता है, जब भी आपको डेटाबेस में डिफॉल्ट डेटा सेटअप करना पड़ता है, फिर कुछ भी लॉजिक अगर आपको रन करना है आफ्टर योर बीन इज इनिशियलाइज, राइट, तो उस केस में आप पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन का यूज कर सकते हो, जो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं इनिशिएट मेथड पे पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, राइट, और उसके बाद मैं अपना डेटाबेस में कुछ एंट्रीज डाल रहा हूँ। तो ये रन कब होगी, जब हमारी स्प्रिंग इनिशियलाइज कर देगी बीन को, राइट। उसके बाद जो प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन है वो रन होती है जब आपकी बीन डिस्ट्रक्ट होने वाली होती है, उससे पहले रन होती है। इसका यूज केस क्या है कि जब भी आपको डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने हैं या फिर आपको कुछ भी मेमोरी में रिसोर्सेज फ्री करने हैं, राइट, से जो ये क्लीन अप मेथड है इसमें प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन है, और मैं डीबी कनेक्शन डॉट क्लोज कर रहा हूँ। मुझे डीबी कनेक्शन नहीं चाहिए जब मेरी बीन डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये रन कब होगा, जस्ट बिफोर स्प्रिंग रिमूव्स द बीन। तो दो रूल आपको याद रखने हैं। एक है कि आप इन एनोटेशन को स्टैटिक मेथड्स पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जिस भी मेथड पे आप ये एनोटेशन यूज कर रहे हो वो एक ही बार चलेगा एज पर द स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। और इसको यूज क्यों करना चाहिए, एक तो आपका कोड रीडेबल है, क्लीनर बन जाता है, पता है कि आप क्यों यूज कर रहे हो, एनोटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, राइट, लेस बॉयलर प्लेट कोड है, और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है, स्पेशली अगर आप डेटाबेस के साथ खेल रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, राइट। जब भी हम माइक्रो सर्विसेज के साथ काम करते हैं, राइट, एपीएस के साथ काम करते हैं, तो हमें जेसॉन में से डेटा निकालना होता है कुछ, तो हमें जेसॉन पार्स करनी ही पड़ती है। काफी यूज केसेस हैं, तो काफी लाइब्रेरीज हैं जेसन के साथ खेलने के लिए, पर इनमें से एक है जेवे जेसन पाथ। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइब्रेरी है, काफी इजी टू यूज है। तो इसकी आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो फॉर्म एक्सएमएल में। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आप अपना जेसन पाथ बना सकते हो कि कौन सा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसका एग्जांपल अभी देखेंगे। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ रीड मेथड कॉल करना है इनका, जेसन पाथ डॉट रीड, अपना जेसन इनको पास करना है, और जो भी आप यहाँ पे जेसन पाथ यहाँ पे बना रहे हो, जो भी डेटा आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक जेसन है। तो अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे सारी बुक्स के ऑथर चाहिए, राइट, सिंपल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपकी फील्ड किसी और ब्लॉक में रिपीट नहीं हो रही, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ ऑथर बुक ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट, बुक लिस्ट के अंदर है, पर बाईसाइकिल में नहीं है। तो आप सिंपली डीप स्कैनिंग कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे डॉलर डॉट डॉट ऑथर करके दोगे तो वो पूरे आपका स्कैन करेगा जेसोन में, जहां भी उसको ऑथर का फील्ड मिलेगा उसका डेटा आपको यहाँ पे लाके दे देगा इन द फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट। अगर लेट्स से मैं बाईसाइकिल में भी ऑथर ऐड कर देता हूँ, देखोगे वो बाईसाइकिल का ऑथर भी मुझे यहाँ पे लाके दे रहा है, राइट। तो उस केस में आप डीप स्कैनिंग बुक के अंदर भी कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो डॉट स्टोर डॉट बुक देन डबल डॉट ऑथर। तो उस केस में आपका पाथ जो है डीप स्कैनिंग होगा वो बुक की एरे के अंदर होगा, राइट। आपको सिंपली ये जेसन पाथ डॉट रीड मेथड को भेजना है,
और वो आपको आउटपुट दे देगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट में कौन सी जेसन लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। स्ट्रक्चर इंजेक्शन काफी प्रेफर किया जाता है ओवर ऑटो वायर्ड, इसीलिए ऑटो वायर्ड का यूज आजकल स्प्रिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस में नहीं होता। पहला रीजन है इम्यूटेबिलिटी एंड क्लैरिटी, तो डिपेंडेंसीज फाइनल रहती है, कोड आपका मोर रीडेबल रहता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जब भी आपको यूनिट टेस्टिंग में मॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है तो वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इजिली हो जाता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आजकल हम लॉम्बॉक का यूज काफी कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है कंस्ट्रक्टर का वो भी हट जाता है। तो इस तरह से आप लॉम्बॉक का यूज करके एनोटेशन का रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, आप बॉयलर प्लेट कोड को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑटो वायर्ड स्टिल वैलिड है, आप यूज कर सकते हो, पर प्रेफर कीजिए कि आप वहां पे यूज करो जहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आपके यूज केस में फिट नहीं बैठ रहा। डॉकर कंपोज को थोड़ा समझते हैं। डॉकर कंपोज इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है। लेट्स से आपके पास एक डॉकर फाइल रहती है, उसको जब आप बिल्ड करते हो तो आपकी डॉकर इमेज बन जाती है, राइट। और डॉकर इमेज जब बन जाती है तो आप उसको डॉकर रन कमांड से डॉकर कंटेनर पे रन कर सकते हो, राइट। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है। पर लेट्स से आपके प्रोजेक्ट में आपके पास दो सर्विस हैं, दो डेटाबेस है, एक कैशे है, एक काफका है। इस तरह से आपको सारी एप्लीकेशंस मैनेज करनी है, राइट। तो उसके लिए हमारा डॉकर कंपोज यूज किया जाता है मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस के लिए। डॉकर कंपोज की हेल्प से हम सिंगल YAML फाइल में सारी सर्विसेज को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सैंपल यहाँ पे देखोगे, मैंने दो सिंपल सर्विसेज बनाई है, डॉक्टर सर्विस और पेशेंट सर्विस, और दोनों की इमेज मैंने बिल्ड यहाँ पे कर रखी है जिसका नाम है डॉक्टर लेटेस्ट और पेशेंट लेटेस्ट, राइट। मैं अपने डॉक्टर में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये डॉक्टर लेटेस्ट इमेज है और पेशेंट लेटेस्ट इमेज है, राइट। तो यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ, फिर मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ और फिर मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे रेडिस हो गया, काफका हो गया, सीक्वल हो गया, जिसकी भी आपको डॉक्टर में इमेज मिलती है, राइट, आप सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जब मैंने डॉक्टर कंपोज अब बिल्ड चलाया, राइट, तो यहाँ पे इसने कंटेनर मेरे स्टार्ट कर दिए, डॉक्टर कंटेनर और पेशेंट कंटेनर, और यहाँ पे मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और कंटेनर्स पे आप देखोगे ये दो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एक 8081 पोर्ट पे चल रही है, एक 8082 पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरी पेशेंट सर्विस जो चल रही है 8082 पे चल रही है, और अगर मैं यहाँ पे 8081 कर रहा हूँ मेरी डॉक्टर सर्विस 8081 पोर्ट पे चल रही है। नेटिव इमेजेस और ग्राल VM को थोड़ा समझते हैं। ये काफी यूज होता है अगर आपको लाइट वेट और फास्टर स्टार्टअप टाइम चाहिए, राइट। स्नैपशॉट मैंने डॉक्टर से लिया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे जो पहली इमेज मैंने बनाई वो OpenJDK से बनाई, जो कि 500 MB की बनी, राइट। और सेम कोड के साथ स्प्रिंग बूट की सर्विस सेम प्रोजेक्ट में अगर मैं ग्राल VM का यूज करता हूँ तो वो मेरी इमेज बनी 70 MB की। और अगर मैं इस इमेज पे UPX का करता हूँ कंप्रेशन के लिए यूज, तो ये इमेज आपकी 50% और लाइट हो जाएगी। तो आप डिफरेंस दे सकते हो, 500 MB से आप इमेज को 40 MB तक लेके आ सकते हो। तो नेटिव इमेजेस का काम क्या रहता है, नेटिव इमेजेस आपकी जो जावा कोड को है वो कंपाइल करती हैं इनटू स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल, और इसके लिए आपको JVM की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली टारगेट सिस्टम पे इसको चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉकर। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहती है, पर डॉकर की हेल्प से इसको कहीं भी आप चला सकते हो कंटेनर में। GraalVM की फुल फॉर्म क्या है, जनरल रिकर्सिव एप्लीकेटिव एंड एल्गोरिथमिक लैंग्वेज वर्चुअल मशीन, तो इसको हम GraalVM बोलते हैं। और स्प्रिंग बूट 3 में आप नेटिव इमेजेस बना सकते हो या मेवन एंड ग्रेडल प्लगइन्स, तो जिसकी वजह से आपका जो है हेड ऑफ कंपाइलेशन रहता है, और इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो फास्टर रहता है, बिकॉज इसमें वो जावा कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है अहेड ऑफ रन टाइम, राइट। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आप इस एडवांस टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो मैं नेक्स्ट रील बना सकता हूँ कि जिससे आप GraalVM और नेटिव इमेज को कैसे आप बना सकते हो स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट एडमिन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। काफी सिंपल प्रोसेस है इसका। पहले आपको एक एडमिन एप्लीकेशन बनानी है एम्प्टी, और उसके अंदर आपको ये दो डिपेंडेंसीज चाहिए, स्प्रिंग बूट एडमिन स्टार्टर सर्वर एंड स्प्रिंग बूट एडमिन सर्वर UI। जब आपकी ये दो डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी, आपको कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में देनी पड़ती है। उनसे पोर्ट पे आपको चलाना है, इनेबल ट्रू कर दो, ये काफी जेनेरिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। और लास्ट जो चीज है, आपको मेन आपका जहाँ पे मेन मेथड है, राइट, वहाँ पे आपको इनेबल एडमिन सर्वर करना पड़ता है। तो वो इस तरह कुछ दिखेगा जहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी जो ऑनलाइन है। यहाँ पे देखोगे ये एप्लीकेशन एक ऑफलाइन है। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन में अभी जाता हूँ तो क्लाइंट बनाना भी सिंपल है। क्लाइंट के लिए आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी चाहिए रहती है स्प्रिंग बूट एडमिन स्टार्टर क्लाइंट, आप ये डिपेंडेंसी ऐड कीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप एडमिन डॉट क्लाइंट के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि नाम क्या होगा, इनेबल्ड कर दो ट्रू पीरियड, राइट। तो ये काफी जेनेरिक प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो। उसके बाद आप एक्चुएटर वाले एंड पॉइंट्स अपने इनेबल कर दो, क्योंकि ये काफी अच्छे से दिखेंगे आपके स्प्रिंग बूट एडमिन पैनल में। अभी अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ, यहाँ पे ये आ गया गेट यूजर्स अप हो गई है, और ये 9093 पोर्ट पे चल रही है, राइट।
तो ये आप देखोगे मेरे पास काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, मेटा डेटा है, हेल्थ यूआरएल है, ये एक्चुएटर से आ रहा है, गार्बेज कलेक्शन, कितनी थ्रेड्स मेरी चल रही हैं, कितनी मेमोरी है, राइट, लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस तरह से आप स्प्रिंग बूट एडमिन को काफ़ी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है जिसमें स्प्रिंग बूट 3.4.0 सेलेक्ट किया है। ये प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और ये प्रोजेक्ट में मैं रन करता हूँ मेवन स्प्रिंग बूट रन कमांड, राइट। ये जो कंसोल के लॉग्स हैं, राइट, वो स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, तो आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, लॉगिंग डॉट स्ट्रक्चर डॉट फॉर्मेट डॉट कंसोल इज इक्वल टू ईसीएस। ईसीएस मतलब कि इलास्टिक कॉमन स्कीमा। तो मैं ये लाइन ऐड करके जब अपना प्रोजेक्ट रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो हमारे कंसोल लॉग्स हैं वो जेसन फॉर्मेट में या फिर ईसीएस फॉर्मेट में आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे इशू क्या है कि आपको कंसोल जो लॉग्स हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए रहते हैं, पर ये स्ट्रक्चर्ड लॉग्स आपको फाइल फॉर्मेट या जेसन फॉर्मेट में चाहिए रहते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं दो लाइनें ये ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं बोल रहा हूँ जो मेरी फाइल का फॉर्मेट है वो ईसीएस रहे। पहले हमने कंसोल का फॉर्मेट दिया था, अब फाइल का फॉर्मेट दे रहे हैं ईसीएस और फाइल का नाम दे रहे हैं। तो अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा आप देखोगे जो हमारा कंसोल है वो हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरे पास लॉग्स डॉट जेसन फाइल बन रही है जो कि हमारे पास जेसन फॉर्मेट में आ रही है। और इसके काफ़ी फायदे हैं। ये जेसन फॉर्मेट आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम्स को भेज सकते हो, तो आपको कुछ कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि आपका सारा एनालिसिस जो रहेगा वो जेसन फॉर्मेट में ही रहेगा। स्प्रिंग बूट आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हो, खुद का जेसन फॉर्मेटर भी लिख सकते हो इसमें। आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी है तो जैसे कि सर्विस नेम, सर्विस वर्जन, सर्विस इन्वायरमेंट, नोड नेम, राइट। तो अगर मैं ये फील्ड्स ऐड करके जब अपना प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये जो हमने 4 फील्ड्स ऐड करी हैं वो हमारी लॉग डॉट जेसन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं लॉग डॉट जेसन में जाके लेटेस्ट लॉग देखता हूँ तो हमारी ये जो सर्विस वर्जन है ये आना शुरू हो जाएगा, सर्विस इन्वायरमेंट, जो भी हमने फील्ड ऐड करी है। तो अगर आपको अपना खुद का फॉर्मेटर लिखना है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐड करा है, माई स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग फॉर्मेटर, राइट। तो लॉगिंग फॉर्मेटर में आप देखोगे मैंने टाइम डाला है, लेवल डाला है, एप्लीकेशन डाला है, जिस हिसाब का मुझे जेसन चाहिए मैंने उसका फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया। हमें बताना पड़ेगा कि भाई स्प्रिंग बूट को कि ये वाला जेसन फॉर्मेटर को पिक करो जब भी आप लॉग्स बना रहे हो। तो उसके लिए हमारी लाइन सेम रहेगी, लॉगिंग डॉट स्ट्रक्चर डॉट फॉर्मेट डॉट कंसोल भी दे सकते हो, डॉट फाइल भी दे सकते हो, और उसमें आप फाइल का पाथ दे सकते हो। तो अगर मैं कंसोल दे रहा हूँ तो ये फॉर्मेट में हमारे लॉग्स कंसोल में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, अगर आपको फाइल में चाहिए डॉट फाइल दे सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल में जो भी हमने फॉर्मेट दिया, राइट, नेस्टेड फॉर्मेट चाहिए या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट के यूज केस के हिसाब से यहाँ पे आप लॉग्स दे सकते हो। ये 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस काफका के रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि अगर आपको मैसेज फिल्टरिंग करना है काफका में, राइट, तो वो कैसे करेंगे। तो ये काफी कॉमन यूज केस है। कभी कभी आपको कुछ मैसेजेस को डिस्कार्ड करना पड़ता है बेस्ड ऑन सम फिल्टर वर्ड, तो ये काफी यूज होता है हर एक बिजनेस यूज केस में। तो इसके लिए आपको फैक्ट्री डॉट सेट रिकॉर्ड फिल्टर स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी आप फिल्टर वर्ड दोगे, राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैल्यू डॉट कंटेन, तो ये फिल्टर जो वर्ड है अगर मैसेज में आता है तो वो मैसेज डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अगर आपको एग्जैक्टली वंस डिलीवरी सिमेंटिक्स चाहिए, राइट, तो वो कैसे अचीव करोगे। इसके लिए स्प्रिंग बूट में हम इनेबल आइटम पोटेंस ट्रू करके टैग्स यूज कर सकते हैं और आइसोलेशन लेवल रीड कमिटेड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो आपका मैसेज है हमेशा एक ही बार प्रोसेस होगा। थर्ड क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। कभी कभी काफका प्रोड्यूसर में आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स भेजने पड़ते हैं एज अ सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन, राइट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि काफका टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट इन ट्रांजैक्शन का आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका जो है ट्रांजैक्शन अचीव होता है। तो सारे मैसेजेस या तो कमिट होंगे या रोल बैक होंगे, इससे आपका पार्शियल राइट्स नहीं होता है। कंकरेंट सेशन कंट्रोल का पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंडर आता है। अगर हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट, तो उसमें भी हमारा लिमिट रहता है सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिव स्क्रीन्स बेस्ड ऑन अवर सब्सक्रिप्शन। तो किसी सब्सक्रिप्शन पे आपके 2 सेशन अलाउड रहते हैं, किसी पे 3 रहते हैं। तो एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर आपको कंकरेंट सेशन कंट्रोल ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। इसका कोड एग्जांपल देखते हैं। तो पहली चीज आपको याद रखनी पड़ती है, आप यहाँ पे सेशन रजिस्ट्री का यूज कर रहे हो। दूसरी चीज आप यहाँ पे सेट मैक्सिमम सेशन कर सकते हो, लेट्स से 3। तो मैक्सिमम एक यूजर 3 सेशन बना सकता है। और यहाँ पे आप सेट एक्सेप्शन इफ मैक्सिमम एक्सीडेड की वैल्यू ट्रू दे रहे हो। तो ट्रू का मतलब क्या रहता है कि यूजर विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम साइन इन। और यहाँ पे अगर आप फॉल्स दोगे, राइट, तो ओल्डेस्ट सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और न्यू सेशन अलाउ हो जाएगा। तो मतलब यूजर ब्लॉक नहीं होगा और ओल्डेस्ट सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आप ट्रू और फॉल्स आपके यूज केस के बेस पे सेट कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर आपको लिमिटेशन के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये इंटरनली कंकरेंट मैप का यूज करता है,
जो कि वोलेटाइल स्टोरेज है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज नहीं है। अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट होता है तो आपकी सेशन इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं कि काफका को स्प्रिंग बूट के साथ यूज करने के क्या बेनिफिट है, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। बेसिकली हमें स्प्रिंग बूट में वो बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ता, हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में सब कुछ प्रॉपर्टीज देके उसको कन्फिगर कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज है, हमारे पास काफका टेम्पलेट रहता है फॉर प्रोड्यूसर्स। तो मतलब कि अगर आपको मैसेज सेंड करना है, राइट, तो आप काफका टेम्पलेट का यूज कर सकते हो और काफका टेम्पलेट डॉट सेंड कर सकते हो। मैसेजेस एसिंक्रोनसली सेंड करता है और आपको कॉल बैक सपोर्ट भी देता है सक्सेस और फेलियर इवेंट के लिए। थर्ड हमारा रहता है कि अगर आपको कंज्यूमर करना है तो उसके लिए भी इनका एनोटेशन रहता है, काफका लिसनर एनोटेशन, जो कि काफी सिंप्लीफाई करता है कंज्यूमिंग मैसेजेस फ्रॉम काफका टॉपिक। तो आप काफका लिसनर एनोटेशन का यूज कर सकते हो, टॉपिक का नाम दे सकते हो, ग्रुप आईडी का नाम दे सकते हो, राइट। द डेवलपर हम बिजनेस लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट काफका ऑफसेट्स एंड कनेक्शन। तो फोर्थ हमारा रहता है एरर हैंडलिंग और रीट्राई मैकेनिज्म। स्प्रिंग बूट बिल्ट इन मैकेनिज्म देता है टू हैंडल एरर्स, राइट। तो इससे हमारा काफी इजी हो जाता है और हमें डेड लेटर क्यू का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि हमने कुछ दिन पहले रील में देखा था। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट। तो आप एग्जीक्यूट इन ट्रांजैक्शन मेथड का यूज कर सकते हो, जो कि इंश्योर करता है एटॉमिक मैसेज प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल टॉपिक्स और पार्टीशन। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से स्प्रिंग बूट काफी कंपेटेबल रहता है काफका से और डेवलपर्स का एफर्ट काफी कम हो जाता है। स्प्रिंग बूट डॉकराइजेशन का पूछा जाता है इंटरव्यू में। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपको डॉकर में रन करनी है तो कैसे करेंगे? तो काफी सिंपल स्टेप्स हैं उसके। तो आपको पहले अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू पे करना है और यहाँ पे आपको डॉकर फाइल का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डॉकर फाइल यहाँ पे बनाओगे तो आपको कुछ डमी मिलेंगे यहाँ पे कि कौन सी इमेज है या फिर एंट्री पॉइंट क्या है। तो जावा के केस में या स्प्रिंग बूट के केस में हमें ये 3 लाइनें ऐड करनी पड़ती है। और भी लाइन्स आप ऐड कर सकते हो, पर बेसिक हमें ये 3 लाइन्स चाहिए रहती हैं। पहली लाइन हमें बताती है कि आपको इमेज कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 17 दे रहा हूँ बिकॉज मैं जावा 17 में अपनी स्प्रिंग बूट को रन करना चाहता हूँ। तो ये ऑफिशियल इमेज मैं यूज कर रहा हूँ ओपन जेडीके की। उसके बाद आपको अपनी जार फाइल का पाथ देना पड़ता है। तो जब भी आप अपना ये प्रोजेक्ट रन करते हो, राइट, मेवन क्लीन पैकेज से, यहाँ पे अगर आप देखोगे टारगेट फोल्डर के अंदर हमारा ये जार बन जाता है। तो हम डॉकर फाइल में कुछ नहीं कर रहे, डॉकर फाइल में हम बोल रहे हैं कि टारगेट फोल्डर से ये जार फाइल उठा लो और फिर हम एंट्री पॉइंट दे रहे हैं जो कि जार फाइल का नाम है, राइट। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ डॉकर बिल्ड, फिर उसके बाद मैं अपनी ऐप का नाम दे रहा हूँ और फिर मैं दे रहा हूँ डॉट, मतलब कि करंट लोकेशन पे ही है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे वो जो भी इमेज हमने रखी थी वो लेके आ रही है। उसके बाद वो अपना जो भी जार फाइल ट्रांसफर करके आपकी एक इमेज बना देती है। और उसके बाद रन करने के लिए हम सिंपल डॉकर रन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपकी लोकल में डॉकर रन आप इसमें चला सकते हो। फेन वर्सेस रेस्ट टेम्पलेट का इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, जो फेन रहता है हमारा वो इंटरफेस ड्रिवन रहता है और डेक्लरेटिव रहता है। और जो रेस्ट टेम्पलेट है जो कि हम सब यूज करते हैं, तो उसमें हमारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसमें हम यूआरएल हैंडल करते हैं, राइट। तो हमारा अगर कोड देखें तो कोड हमारा कुछ इस तरह दिखता है फेन का। फेन क्लाइंट हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हम इंटरफेस बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या रहते हैं फेन के? एक तो इसमें हमारा डेक्लरेटिव क्लाइंट हो गया, नो यूआरएल हार्ड कोडिंग। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें यूनिट टेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इंटरफेस ड्रिवन काम कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। का इंटीग्रेशन हमारा सर्विस डिस्कवरी का यूरेका और रिबन इंटीग्रेशन के साथ रहता है। रिबन इंटीग्रेशन लोड बैलेंसिंग में काम आता है हमारा। यूरेका की वजह से हमें यूआरएल हार्ड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सर्विस नेम से डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। हम हाई लेवल डिफरेंस देखें, राइट, फेन और रेस्ट टेम्पलेट में पहला डिफरेंस है कि ईज ऑफ यूज हमारा फेन में थोड़ा इजियर कोड रहता है और क्लीनर कोड रहता है। यूनिट टेस्टिंग एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, फेन में हमें फोकस नहीं करना पड़ता। और सर्विस डिस्कवरी हमारा इंटीग्रेट रहता है यूरेका और रिबन के साथ फेन में, पर रेस्ट टेम्पलेट में भी हम लोड बैलेंस्ड एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि फेन में हमारी सपोर्ट ऑफिशियली स्प्रिंग नहीं देता, जो कि बड़ी इंटरप्राइज कंपनीज के लिए काफी ये यूजफुल पॉइंट रहता है कि उन्हें ऑफिशियल सपोर्ट होनी चाहिए। पर रेस्ट टेम्पलेट हमारा स्प्रिंग ऑफिशियल सपोर्ट करता है। इंटरव्यूअर आपसे एम्बेडेड सर्वर चेंज करने का पूछ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चलाते हो तो आपने लॉग्स में देखा होगा कि आपका टॉमकैट सर्वर इनिशियलाइज हो जाता है। तो मतलब कि जब आपकी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट चल रही है तो वो टॉमकैट सर्वर पे चल रही है, राइट। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आपको टॉमकैट यूज नहीं करना, आपको जेटी या फिर अंडरटो यूज करना है। तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमारे पास जेटी और अंडरटो की स्टार्टर डिपेंडेंसी आती है। जो भी आपको दोनों में से यूज करना है वो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने जेटी की डाली है। और आपको एक एक्सक्लूजन टैग देना पड़ता है स्टार्टर वेब के अंदर कि आप टॉमकैट को एक्सक्लूड करना चाहते हो।
तो जब आप एक्सक्लूजन टैग दोगे और अपना स्टार्टर दोगे जेटी का या अंडरटो का, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस एम्बेडेड सर्वर पे चलने लगेगी। एग्जाम्पल अगर आप अभी देखोगे जब मैं कोड चला रहा हूँ, तो मेरा जेटी का सर्वर है जो स्टार्ट हो रहा है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी जेटी एम्बेडेड सर्वर पे चल रही है, राइट। हाई लेवल डिफरेंस क्या टॉमकैट, जेटी और अंडरटो में, जो जेटी है हमारा वो हमारा लाइट वेट रहता है और अंडरटो है वो उससे भी ज्यादा लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। तो इसलिए हमारा अंडरटो जो है माइक्रो सर्विसेज रिएक्टिव लाइट वेट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और जो जेटी है वो हाई कॉन्करेंसी जहां पे आपको चाहिए उसके लिए बेस्ट काम करता है, और टॉमकैट हमारा जनरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आपके पास स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कौन सा स्प्रिंग वर्जन यूज कर रहा है, राइट। अगर आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जाते हो, यहाँ पे आप मेवन सेलेक्ट कर रहे हो, लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर रहे हो, स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्ट कर रहे हो और जावा का वर्जन कर रहे हो, राइट। यहाँ पे कहीं भी आप स्प्रिंग का वर्जन सेलेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी करते हो तो आपको pom.xml में कहीं भी स्प्रिंग का वर्जन नहीं दिखेगा। कुछ डिपेंडेंसीज दिखेंगी जो आपने ऐड करी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट दिखेगा, राइट। इनका वर्जन और बाकी डिपेंडेंसीज का वर्जन देखने के लिए आपको इफेक्टिव पॉम का यूज करना पड़ता है। तो अगर आप pom.xml में राइट क्लिक करोगे इंटेलिजे में और मेवन में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शो इफेक्टिव पॉम। अगर मैं शो इफेक्टिव फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पे आपको सारे वर्जन दिखेंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्प्रिंग बूट इंटरनल कर रहा है आपके लिए। और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन, राइट, तो ये स्प्रिंग बूट 6.1.12 यूज कर रहा है, राइट। अगर मैं स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज के सोर्स कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन, राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो वर्जन है ये प्रॉपर्टीज से आएगा, राइट। तो इसी तरह से बाकी चीजें भी जो है ये प्रॉपर्टी से आती हैं जो कि मेंशन है इस पॉम एक्सएमएल में। हमेशा आपको पता होना चाहिए जो स्प्रिंग बूट का 3x वर्जन है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क 6x के साथ कंपेटिबल है, जो स्प्रिंग बूट का 2x वर्जन है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5x के साथ कंपेटिबल है, और स्प्रिंग बूट 1 का वर्जन स्प्रिंग फ्रेमवर्क 4x के साथ कंपेटिबल रहता है। आपने काफी टाइम ऐसी एपीएस देखी होंगी जहां पे आपको लिंक्स मिलता है रिस्पॉन्स में, और ये लिंक्स की हेल्प से यूजर डेटा में नेविगेट कर सकता है कि उसको कोई और डेटा चाहिए या फिर रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो कैसे ले। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम हाईटॉस या फिर हाईटियोस करके भी इसको बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरमीडिया इज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो वेबसाइट पे भी यूज होता है, जहां पे हम लिंक्स देते हैं फिर उसका पूरा साइट मैप देते हैं, राइट। तो सेम चीज रेस्ट की दुनिया में करने के लिए हाईटॉस यूज होता है। इसको स्प्रिंग बूट में कैसे करते हैं? तो स्प्रिंग बूट में सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर हाईटॉस करके। उसके बाद आप वेब एमबीसी लिंक बिल्डर का यूज करके जितने मर्जी लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये ऑल बुक्स करके लिंक ऐड कर दो, और इसका सोर्स क्या है? गेट ऑल बुक्स, जो कि प्रेजेंट है बुक कंट्रोलर डॉट क्लास में। और सिमिलरली मैं सेल्फ लिंक का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ गेट बुक बाय आईडी, राइट। तो जब मेरी एपीआई रिस्पॉन्स देगी तो वहां पे 2 लिंक्स मेरे ऐड हो जाएंगे, ऑल बुक्स और सेल्फ करके। तो ओनली रीजन ये इतना अडॉप्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे डायनेमिक लिंक्स बनाने का लॉजिक आपका इंक्रीज होता है, और फिर और भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ खेलते हो। इंटरव्यूअर आपसे बैक प्रेशर हैंडलिंग का पूछ सकता है इन रिएक्टिव स्ट्रीम। तो उसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक फ्लक्स है और 50 आइटम है, तो मतलब लेट से आपके पास 50 आइटम आ रही है डेटाबेस से, तो जो डेटा फ्लो होना चाहिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, राइट, वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए ताकि डेटा ओवरफ्लो ना हो। तो पहला वे इसको हैंडल करने का क्या है कि हम मैनुअली सब्सक्रिप्शन का यूज करें। तो मतलब कि हम सब्सक्राइब के अंदर बोल रहे हैं कि हमें ये 50 आइटम्स एक साथ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन डॉट रिक्वेस्ट 10 आइटम एट वन टाइम कर रहा हूँ। मेरा 10 आइटम्स का लॉजिक चल जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट 10 आइटम्स को प्रोसेस करूंगा, फिर नेक्स्ट 10 आइटम्स को प्रोसेस करूंगा। तो अगर मैं इसको कोड को चलाता हूँ तो सब्सक्रिप्शन की वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 एलिमेंट्स एट अ टाइम, फिर 10 आइटम हमारे प्रोसेस हुए, फिर उसके बाद हम अगले 10 आइटम को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब सारे 50 आइटम प्रोसेस हो जा रहे हैं, राइट, तो वहां पे हमारा आ जा रहा है सब्सक्रिप्शन फिनिश। और यहाँ पे हमें सब्सक्राइब के अंदर कंट्रोल करना पड़ रहा है, राइट। पर जो सेकंड वे है उससे हम फ्लक्स लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 25 आइटम्स है तो यहाँ पे हम लिमिट रेट का यूज कर सकते हैं। जब हम लिमिट रेट का यूज करते हैं विच इज प्रेफरेबल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डॉट रिक्वेस्ट में अगर 20 भी आएगा पर वो 10 के बैचेस में चलेगा। लिमिट रेट हमारा प्रेफरेबल सोल्यूशन रहता है एज कंपेयर टू मैनुअली यहाँ पे हम लूप लगा के बार बार 10 आइटम्स करें, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 50 भी लिख देंगे तो वो इंटरनली उसको 10 के बैच में डिवाइड कर देगा। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि मुझे डेट सेव कराने से पहले चेक करना है कि वो डेट हमेशा पास्ट में होनी चाहिए या फिर फ्यूचर में होनी चाहिए। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट एनोटेशन रिवाइज ना किया हो तो याद नहीं आता कि कौन सी एनोटेशन यूज होगी। तो इसके लिए हमारी पास्ट एनोटेशन रहती है स्प्रिंग बूट में। तो विद द हेल्प ऑफ पास्ट एनोटेशन आप चेक कर सकते हो कि डेटा जो है, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो करंट डेट टाइम से कम है,
ठीक है? तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? हिस्टोरिकल डेटा स्टोर कराने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी के लिए। मतलब अगर यूआई में भी वैलिडेशन लगा है, पर उसको बैकएंड पे भी हमेशा हमें लगाना चाहिए डेटाबेस में सेव करने से पहले। और उसके बाद सिमिलर हमारे पास फ्यूचर एनोटेशन भी रहती है, और फ्यूचर एनोटेशन क्या करती है कि जो टाइम डेट टाइम आ रहा है वो हमेशा करंट डेट टाइम से बड़ा होना चाहिए। फ्यूचर एनोटेशन वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आपका बुकिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप मूवी बुक कर रहे हो या फिर आप कोई इवेंट बुक कर रहे हो, राइट? ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बेसिकली सिनेरियो क्या है, आपको लॉगिंग मैकेनिज्म लगाना है इनकमिंग रिक्वेस्ट पे बिफोर द कंट्रोलर प्रोसेसेस देम। तो इनडायरेक्टली इंटरव्यूअर आपकी इंटरसेप्टर्स की नॉलेज चेक करना चाह रहा है वाया दिस क्वेश्चन। स्प्रिंग इंटरसेप्टर की हेल्प से हम कोई भी रिक्वेस्ट को रोक सकते हैं बिफोर इट रीचेस टू कंट्रोलर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आई, आप उसको रोको, उस पर अपना काम करो, फिर उसको कंट्रोलर पे भेज दो। तो इसमें हमारे मेन 3 फंक्शंस रहते हैं। पहला हमारा रहता है प्री हैंडल, तो ये हमारा मेथड चलेगा बिफोर कंट्रोलर मेथड इज इन्वोक्ड। पोस्ट हैंडल हमारा चलेगा जब कंट्रोलर मेथड ने अपना काम कर दिया पर व्यू रेंडर नहीं हुआ इन एमवीसी आर्किटेक्चर। और आफ्टर कंप्लीशन हमारा चलेगा जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई या सक्सेस हो गई या फेलियर हो गया, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप क्लीन अप कर सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीशन आपका हमेशा चलेगा। तो इंटरसेप्टर की हेल्प से आप लॉगिंग लगा सकते हो, आप डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में आपसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिनेरियो है कि आपको कोई डिपेंडेंसी ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं करनी, जो स्प्रिंग बूट का एक कोर फीचर है। तो इसका आंसर तो सिंपल है, बट इसको आंसर करने के लिए आपको स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर का पता होना चाहिए। अगर आप ये लिस्ट देखोगे, यहाँ पे मोर देन 150 क्लासेस है जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंडर चलती है जब आप स्प्रिंग बूट को रन करते हो। तो अभी हमें ये 150 में से एक क्लास को ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं करना। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं इस सोर्स कोड में जा रहा हूँ इसके। तो ये सोर्स कोड में आप देखोगे कि ये स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स फाइंड कर रहा है और बाकी सारा इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। तो मुझे ये एक्सक्लूड करना है जब मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। तो इसको अचीव करने के लिए आप एक्सक्लूड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब ये मेरी एप्लीकेशन रन हो, डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास को एक्सक्लूड कर दो। मतलब कि जो ये इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का, ये नहीं चलना चाहिए मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए। सेकेंड वे है, आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी उस क्लास का नाम दे सकते हो जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो। इंटरव्यूअर आपसे ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का पूछ सकता है इन स्प्रिंग बूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए स्प्रिंग बूट में कौन सा एनोटेशन यूज होता है। तो उसका आंसर तो सिंपल है कि वी कैन यूज ट्रांजैक्शनल एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट टू मैनेज ट्रांजैक्शंस। पर उसके बाद वो पूछ सकता है कि ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का हम यूज क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा कौन सा कोड सेव हो रहा है। उसके लिए एज अ डेवलपर आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज नहीं करते तो हम क्या कोड लिखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए, राइट? तो जब हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज कर रहे हैं तो बेसिकली इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है, कनेक्शन ओपन कर रहा है और फिर कनेक्शन डॉट कमिट और कनेक्शन डॉट रोल बैक यूज कर रहा है। तो एज अ डेवलपर हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम स्प्रिंग बूट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज कर रहे हैं। जब भी आप स्प्रिंग बूट में कैशिंग लगाते हो विद रेडिस या फिर अदर कैशिंग प्रोवाइडर, तो आपके 4 एनोटेशन काफी यूज होते हैं। पहला आपका रहता है कैशे कॉन्फिग, जो कि आपका सर्विस लेवल पे रहता है और यहाँ पे आप कैशे के नेम्स दे सकते हो। उसके बाद जब मेथड लेवल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एनोटेशन है कैशेबल। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेट ऑल कस्टमर्स का मेरे पास मेथड है, पर फर्स्ट टाइम ये डेटाबेस से लेके आएगा, पर उसके पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है डेटाबेस में उसको कस्टमर्स कैशे में कैश कर दो, ताकि जब सेकंड रिक्वेस्ट आए या सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आए तो वो डेटाबेस की जगह कैशे में से लेके आए जिसका नाम है कस्टमर्स। और उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास ऐड कस्टमर का मेथड है, और जब भी ऐड कस्टमर हो रहा है तो गेट ऑल एपीआई में से वो कस्टमर का रिजल्ट भी आना चाहिए, राइट? तो उसके लिए कैशे एविक्ट एनोटेशन यूज हो रहा है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये ऐड मेथड कॉल हो तो जो कस्टमर्स कैशे है उसमें से सारी एंट्रीज को डिलीट कर दो। तो मतलब कि जब कस्टमर ऐड हुआ और उसके बाद गेट ऑल मेथड कॉल हुआ तो वो डेटाबेस से फ्रेश रिजल्ट लेके आए और उसको फिर से कैशे कर दे। तो ये एनोटेशन काफी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैशे एविक्ट। और सेम मैं लगा रहा हूँ अपडेट में भी। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो गेट कस्टमर बाय आईडी का है उसमें भी मैं कैशेबल एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं कैशे नेम कस्टमर्स नहीं रख रहा, मैं कस्टमर रख रहा हूँ और जो की है मेरी वो कस्टमर आईडी रहेगी। और अनलेस रिजल्ट इज इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट नल नहीं है तो उस कस्टमर को इस कैशे में ऐड करते जाओ और उसकी की रहेगी कस्टमर आईडी। कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम आईडी से रिक्वेस्ट आए तो वो डेटाबेस में लेने ना जाए, वो उस कैशे में से उठा ले और आपको रिस्पॉन्स दे दे। आइटम पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो लेट्स से आप अपने बॉस के पास गए और आपने डबल डिजिट हाइक मांगा, तो आपने रिक्वेस्ट करी कि मुझे डबल डिजिट हाइक दो और बॉस ने आपको मना कर दिया, नो कर दिया, राइट? और आप फिर दूसरी बार गए, आपने डबल डिजिट की रिक्वेस्ट करी, फिर से नो हो गया, फिर से तीसरी बार। तो मैटर नहीं करता, आप जितनी मर्जी बार बॉस के पास जाओ,
डबल डिजिट हाइप की रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स हमेशा नो रहेगा। इसको बोलते हैं आइटम पोटेंट कॉन्सेप्ट कि आप जितनी मर्जी बार रिक्वेस्ट अगर सेम ट्रिगर कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स हर बार सेम होना चाहिए। और अगर हम HTTP मेथड्स की बात करें, हमारे गेट, पुट और डिलीट मेथड आइटम पोटेंट रहते हैं, क्योंकि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो हमारी कंसिस्टेंसी रहती है कि मतलब हम जितनी मर्जी बार रिक्वेस्ट करें हमें सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये स्टेटलेस ऑपरेशंस रहते हैं। मतलब कि एक रिक्वेस्ट प्रीवियस रिक्वेस्ट पे डिपेंड नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारा स्केलेबिलिटी करने में बहुत ईजी हो जाता है कि आप सेम कोड अगर हजारों सर्वर पे भी डिप्लॉय कर दोगे और हर एक रिक्वेस्ट अपनी इंडिपेंडेंट तरह से काम कर रही है और इसकी वजह से आपको हर बार सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्केलेबिलिटी में, रीट्राई पैटर्न लगाने में, फेलियर हैंडल करने में। तो ये आइटम पोटेंट प्रिंसिपल हमारा काम में आता है। और HTTP पुट एग्जांपल हमारी आइटम पोटेंट क्यों है, क्योंकि लेट्स से कि मुझे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है और मेरे पास एक इमेज है aman.png, तो मैं जितनी बार aman.png अपलोड करूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 1000 बार, उसका आउटपुट है वो सेम ही आएगा, जो कि ये इमेज मेरी अपलोड होती जाएगी। तो इस वजह से HTTP पुट आपका आइटम पोटेंट कैटेगरी में आता है। इंटरव्यूअर आपसे प्री ऑथराइज और सिक्योर्ड का डिफरेंस पूछ सकता है, जो कि दोनों ही स्प्रिंग सिक्योरिटी में यूज होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि प्री ऑथराइज हमारा लेटेस्ट है और न्यू है, और कोई भी रीजन आपको नहीं बनता कि आप सिक्योर्ड यूज करो। अगर आप कोड अभी लिख रहे हो तो आप हमेशा प्री ऑथराइज यूज करो, क्योंकि प्री ऑथराइज के साथ आप बिल्ट इन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो, हैज रोल, हैज एनी रोल, परमिट ऑल, और ये इज अनोनिमस भी अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नॉट का यूज करके इज अनोनिमस भी कर सकता हूँ और फिर एंड का यूज कर सकता हूँ। इस तरह से आप एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे प्री ऑथराइज में। पर सिक्योर्ड में ये एक्सप्रेशन बेस्ड को सपोर्ट नहीं करता और इसमें आप एंड कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप्स दे सकते हो, बट वो इंटरनली और ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि मॉडरेटर का एक्सेस हो या फिर एडमिन का एक्सेस हो। पर ये सिक्योर्ड में हम एंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस गाइड में भी जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई लेवल डिफरेंस, एक्सप्रेशन लैंग्वेज सपोर्ट है प्री ऑथराइज में। उसके बाद हमारा जो कम्प्लेक्स रोल्स एंड कॉम्बिनेशन है, सिक्योर्ड में हम एंड कंडीशंस नहीं दे सकते, बट प्री ऑथराइज में हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और एनोनिमस का सपोर्ट हमारा रहता है प्री ऑथराइज में, सिक्योर्ड में हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि यू विल प्रेफर प्री ऑथराइज ओवर सिक्योर्ड इन एनी यूज केस। मेवन और ग्रेडल का डिफरेंस देखते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो हाई लेवल दोनों ही हमारे बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स हैं जो हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। और मेवन हमारा क्या है, XML बेस्ड है, तो आपने फॉर्म फाइल देखी होगी। ग्रेडल हमारा ग्रोवी या कॉटलिन रहता है। अगर आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में तो आपको build.gradle फाइल दिखेगी। उसके बाद जो कस्टमाइजेशन है, मेवन में बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज सारा कुछ हमारा XML में हो रहा है। ग्रेडल हाईली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्क्रिप्ट बेस्ड काम आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस स्लोअर बिल्ड टाइम, ग्रेडल फास्टर बिल्ड टाइम विद इंक्रीमेंटल बिल्ड्स। और मेवन हमारी काफी सिंपल और इफेक्टिव है, इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। पर कुछ प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपको कुछ एडवांस लॉजिक लिखना होता है ड्यूरिंग बिल्ड, तो उस केस में ग्रेडल यूज होती है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो सिंपलर प्रोजेक्ट है उसमें मेवन से हमारा काम चल जाता है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करो कि आप ग्रेडल को फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हो, राइट, उसका थोड़ा एग्जांपल दो। तो इसमें अगर आप देखोगे कि ग्रेडल में हम एक तो डायरेक्टली यहाँ पे टास्क भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज दी जो भी हमें चाहिए, यहाँ पे हम टास्क दे सकते हैं और बता सकते हैं कि उसको कब करना है। तो यहाँ पे आप कंडीशनल लॉजिक लगा के उसकी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा डायनेमिक कर सकते हो। आप वेरिएबल बना सकते हो, अगर वो ट्रू है तो वो ये ब्लॉक चलेगा, अगर एल्स है तो ये ब्लॉक चलेगा। और उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशंस भी पब्लिश कर सकते हो। अगर ये आप सारे एग्जाम्पल देखो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप मेवन में नहीं कर सकते, या फिर आपको मेवन प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, जो कि मोर कॉम्प्लिकेटेड है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्रेडल। जब भी आप कोई एपीआई हिट करते हो तो आपके पास पहले तो आती है बॉडी, राइट, जिसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, जेसॉन रहता है, टेक्स्ट रहता है, XML रहता है। उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स में हेडर्स भी आते हैं, और उसके बाद HTTP स्टेटस कोड आता है। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आप गेट एपीआई कॉल में कस्टम हेडर्स भी भेजो, जो कि यूज केस के हिसाब से चाहिए। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करते हैं। तो पहले हमें चाहिए हेडर्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP हेडर्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें हम जो भी हेडर हमें कस्टम चाहिए हम इसमें डॉट ऐड कर देंगे। ओके, और अभी हमें ये हेडर भी भेजना है, बॉडी भी भेजना है और स्टेटस कोड भी भेजना है, राइट। तो हम करेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। पहले हम भेजेंगे बॉडी, लेट्स से सोशल मीडिया बॉडी में जाएगा। उसके बाद हम भेजेंगे हेडर्स, जो कि हमारे पास हेडर्स हैं, और उसके बाद हमारा स्टेटस कोड आएगा, तो हम भेजेंगे डॉट ओके। इस तरह से आपका कोड रेडी हो जाएगा। तो वो बॉडी भी भेज देगा, हेडर भी भेज देगा, HTTP स्टेटस कोड भी भेज देगा। बट इसको अगर आपको और ऑप्टिमाइज करना है, राइट, तो ये तो हो गया जनरल वे। तो इसको हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी, पहले हम स्टेटस देखेंगे, ओके भेजना है हमें, और उसके बाद मुझे भेजना है हेडर, राइट। तो मैं यहाँ पे हेडर करूंगा, आप हेडर्स भी यूज कर सकते हो, और लेट से मैं यहाँ पे हेडर कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप मल्टीपल हेडर्स भी चूज कर सकते हो डॉट हेडर करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस तरह से आप जितने मर्जी हेडर इसमें ऐड कर सकते हो, और लास्ट में आप बॉडी भेज सकते हो, डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम बोल सकते हो सोशल मीडिया, राइट।
तो अगर आप अभी ये कोड देखोगे तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है और मोर ऑप्टिमाइज लग रहा है। GraphQL का एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक क्वेरी है और मैं क्वेरी में बोल रहा हूँ मुझे सारी डिटेल चाहिए, और जब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ तो मेरे रिस्पॉन्स में जो फील्ड्स मैंने भेजी हैं वो सब आ रही है, राइट। पर अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ पोस्ट नेम और पोस्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए और मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही डेटा आ रहा है जो मैं क्वेरी में भेज रहा हूँ। तो स्प्रिंग बूट में इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ग्राफिकल स्कीमा बनाना पड़ता है। बेसिकली ये स्कीमा डिफाइन करेगा कौन सी क्वेरीज आपके कंज्यूमर्स हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास पोस्ट बाय आईडी है और पोस्ट के अंदर मेरे पास कमेंट है और कमेंट का मेरा सेपरेट ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे मैंने पोस्ट डॉट जावा का रिकॉर्ड बनाया है विद द सेम फील्ड जो ग्राफिकल स्कीमा में हमने डिफाइन करे, और यहाँ पे मैनुअल एक डेटा बनाया है और एक गेट बाय आईडी मेथड बनाया है। और सिमिलरली कमेंट के लिए भी मैंने रिकॉर्ड बनाया और कुछ कमेंट डाले मैनुअल और यहाँ पे कमेंट गेट बाय आईडी किए, राइट। और जो मेरा रेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पे ये दो टैग काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है क्वेरी मैपिंग। बेसिकली क्वेरी मैपिंग एनोटेशन से आपका ये मेथड क्वेरी के साथ मैप हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है पोस्ट बाय आईडी। और दूसरा रहता है स्कीमा मैपिंग। तो स्कीमा एनोटेशन क्या करता है, मैप करता है हैंडलर मेथड टू द फील्ड इन ग्राफिकल स्कीमा। हमारे केस में जैसे कमेंट है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल का इंप्लीमेंटेशन करते हो अपने स्प्रिंग बूट में, ताकि कोई भी कंज्यूमर आपका डेटा ना तो अंडरफेच करे ना ओवरफेच करे। जो भी फील्ड उसे चाहिए वो अपना क्वेरी में देके वो डेटा फेच कर सकता है। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में आपको वैलिडेशंस का पूछा जा सकता है, जो कि आप पोस्ट मैपिंग में लगाते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पोस्ट मैपिंग यूआरएल बनाया है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो अब इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं जो भी बॉडी में आ रहा है, राइट, उसको आपको वैलिडेट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो अगर मैं अभी पोस्टमैन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट यूजर्स को हिट करता हूँ और सेंड करता हूँ, कुछ वैलिडेशन नहीं चल रहा। स्प्रिंग बूट में आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन करके पैकेज आता है, वो आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। और जो आपकी यूजर क्लास है वहाँ पे आप हर फील्ड के ऊपर वैलिडेशन दे सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम के ऊपर दे रहा हूँ कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो मैसेज चला जाए नेम इज मैंडेटरी। नेम का साइज मिनिमम 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये मैसेज चला जाए, राइट। और इस वे से आप मैक्सिमम भी दे सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ 15, तो यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ, नेम शुड बी बिटवीन 2 and 15 करेक्टर। सिमिलरली एज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम एज मुझे चाहिए 18। और ईमेल फील्ड के लिए आप ईमेल टैग का यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि ईमेल शुड बी इन वैलिड फॉर्मेट। तो इंटरनली ये फॉर्मेट खुद चेक करेगा। और आपको जहाँ पे आपकी पोस्ट मैपिंग हो रही है वहाँ पे आपको वैलिड टैग देना पड़ता है यहाँ पे, वरना आपका वैलिडेशन नहीं चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग जो भी आपने यूजर क्लास में वैलिडेशन डाला है वो सब आपका इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सारी एरर्स को बाइंड करके उसको बैड रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसको हिट करूंगा तो आप देखोगे नेम हमारा करेक्टर वैलिडेशन फटा, ईमेल हमारा सही फॉर्मेट में नहीं है और एज हमारा लेस देन 18 है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज केस देखते हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है। तो ये रील आप लास्ट तक देखना और अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास एक कंपोनेंट है डेटाबेस इंजन, राइट, और इसमें इनिशियलाइज मेथड है और मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया सीक्वल डेटाबेस इंजन, और इसमें लेट्स से मैं प्राइवेट डेटाबेस इंजन को इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट डेटाबेस इंजन बनाया और मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, राइट। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये इंजेक्ट हो जाए, राइट, उसके बाद मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन लॉजिक चलाना है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट कंस्ट्रक्ट के लिए एक मेथड बना दूंगा और इसके अंदर मैं डेटाबेस इंजन डॉट इनिशियलाइज का कॉल कर लूंगा और उसके बाद जो भी मुझे अदर लॉजिक चलाना है बेसिकली। तो इसमें मैंने पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन का यूज करा है। तो इसका क्या मतलब है, जब ये इंजेक्ट हो जाएगी, राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लॉजिक चला सकता हूँ। और लेट्स से यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सीक्वल डेटाबेस इंजन, राइट। और अभी मैं अगर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये सेम मेथड का यूज करता हूँ, राइट, तो अभी क्या होगा कि ये इंजेक्ट होगी, उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट चलेगा, ये तो पक्का है। बट अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको यूज कर रहे हो तो ये कोड फेल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो आप देखोगे बिल्ड फेलियर आया मुझे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने एक्सेप्शन थ्रो करा यहाँ पे। तो यही मैं अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करता हूँ, मैं इंजेक्ट टैग कंस्ट्रक्टर के ऊपर यूज करता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं डेटाबेस इंजन कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिस डॉट डेटाबेस इंजन इज इक्वल टू डेटाबेस इंजन कर रहा हूँ। और इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि ये इनिशियलाइज लॉजिक अगर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड कहाँ पे काम आएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। मेरे फ्रेंड ने लास्ट वीक इंटरव्यू दिया था तो उसको कस्टम एंड पॉइंट बनाने को बोला था यूजिंग एक्चुएटर। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंड पॉइंट एनोटेशन का यूज करना पड़ता है और इसमें आप अपनी आईडी दे सकते हो एंड पॉइंट की। और उसके बाद एंड पॉइंट के अंदर, राइट, कस्टम एंड पॉइंट के अंदर आपके 3 तरह के ऑपरेशन रहते हैं। पहला रहता है रीड ऑपरेशन, जो कि आपका गेट यूआरएल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेडिस इज अप, राइट। दूसरा आपका रहता है पोस्ट मेथड, जिसके लिए आप राइट ऑपरेशन का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऐड कर दो लॉग डेटा, जो लॉग डेटा आ रहा है मेरे पास, राइट, और इसके अंदर आप अपना इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो पोस्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड आपका रहता है डिलीट ऑपरेशन, विच इज HTTP डिलीट, राइट, ऑपरेशन। और मेन चीज यहाँ पे क्या, सिलेक्टर टैग का आप यूज कर सकते हो
तो ये क्या होगा, लॉग डेटा जो रहेगा वो पाथ वेरिएबल में आएगा, मतलब कि रेडिस स्लैश लॉग डेटा जब आएगा एचटीटीपी डिलीट में तो वो डिलीट हो जाएगा बेसिकली। तो इस तरह से आप कस्टम एंड पॉइंट बना सकते हो। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आपको कस्टम एंड पॉइंट डॉट इनेबल ट्रू करना पड़ता है, यहाँ पे वेब डॉट एक्सपोजर डॉट इंक्लूड इज इक्वल टू स्टार देना पड़ता है, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे गेट यूआरएल कॉल कर रहा हूँ, राइट, एक्चुएटर स्लैश रेडिस का, राइट, तो सेंड किया मैंने, तो आप देखोगे रिस्पॉन्स आ रहा है रेडिस इज अप, राइट। उसके बाद मैंने इसको पोस्ट किया और पोस्ट की बॉडी में मैंने लॉग डेटा भेजा जेसन के फॉर्मेट में। तो जब मैंने इसको सेंड किया तो उसने भेज दिया इंसर्टेड टेस्ट, जो टेस्ट है वो यहाँ लॉग डेटा की वैल्यू है। और अगर मैं रेडिस स्लैश करके टेस्ट भेजता हूँ, राइट, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, एचटीटीपी डिलीट, तो आप देखोगे टेस्ट इज डिलीटेड, राइट। प्राइमरी और क्वालिफायर एनोटेशन का इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका यूज केस देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इंटरफेस है कंटेंट स्ट्रेटजी, राइट, और मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक है वीडियो कंटेंट स्ट्रेटजी और मेरे पास है इमेज कंटेंट स्ट्रेटजी। तो बोथ क्लासेस आर इंप्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस। उसके बाद मेरी एक सोशल मीडिया सर्विस क्लास है जिसके अंदर मैं ऑटो वायर्ड का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट स्ट्रेटजी इंटरफेस का यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को भी रन करता हूँ तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी और स्प्रिंग बूट आपको ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट आएगा और नीचे एक्शन में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर मार्किंग वन ऑफ द बीन्स एज प्राइमरी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अभी और एक अपनी बीन को प्राइमरी बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कॉन्फिग में जाता हूँ तो वीडियो कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी को मैं प्राइमरी बना रहा हूँ। तो अभी ये तो हो गया प्राइमरी का यूज केस। जब हमारे पास मल्टीपल बीन्स हैं तो एक प्राइमरी आप सेट कर दो तो वो हर बार जाएगी। और सेकंड यूज केस क्या है कि लेट्स से अगर मैं एक और सोशल मीडिया सर्विस यहाँ पे बनाता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से सोशल मीडिया सर्विस 2, इस सोशल मीडिया सर्विस के लिए मुझे प्राइमरी कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है, राइट, तो मुझे यूज करना है इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए मैं इसके ऑटो वायर्ड के अंदर, राइट, जहाँ पे है यहाँ पे मैं क्वालिफायर टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं अपना जो भी प्रेफरेंस है मेरा, तो मेरा प्रेफरेंस है इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी, राइट, तो मैं यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दे दूंगा। अब क्या होगा, आपके पास प्राइमरी भी है और क्वालिफायर भी है, बट क्वालिफायर का प्रेफरेंस ज्यादा रहता है बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस सोशल मीडिया सर्विस 2 के लिए हमारी इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी ही क्वालिफाई करनी चाहिए। इंटरव्यूअर आपको स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का पूछ सकता है कि लाइक अगर आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाना है अपनी एपीआई या माइक्रो सर्विसेज में तो आप कैसे लगाओगे, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहले आपको डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की, फिर आपको सिक्योरिटी कॉन्फिग फाइल बनाना पड़ता है और इनेबल वेब सिक्योरिटी उसमें देना पड़ता है टैग, और उसके बाद आपको ऑथराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड यूज करना पड़ता है और इसमें आप अपने सिंपल रूल्स दे सकते हो। अगर मेरी रिक्वेस्ट पब्लिक स्लैश किसी भी एंड पॉइंट से आ रही है, राइट, मतलब कि यूआरएल मैच कर रहा है इस पैटर्न से, तो परमिट ऑल कर दो, मतलब कि उसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई एपीआई एडमिन स्लैश पैटर्न से आ रही है तो उस यूजर का रोल एडमिन होना चाहिए और जो बाकी रिक्वेस्ट है, राइट, एनी रिक्वेस्ट वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए विद सिंपल यूजर रोल। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न दे सकते हो। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे यूजर बनाया, एक एडमिन यूजर बनाया है और एक सिंपल यूजर बनाया है। तो पहले मैं पब्लिक यूआरएल कॉल करता हूँ, पब्लिक स्लैश हेलो, तो यहाँ पे आप देखोगे उसने मेरे से कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा। अब मैं यूजर के साथ करता हूँ अगर यूजर स्लैश 1 2 3, राइट, तो वो मुझसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें यूजर और पासवर्ड में यूजर पास लगा रहा हूँ तो वो मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स दे देगा, राइट। तो मेरे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। पर अगर मैं अभी एडमिन की एपीआई हिट करूंगा, राइट, तो आप देखोगे वो मुझे देगा फॉरबिडन का एरर, राइट। तो अभी मैं अगर एडमिन से लॉगिन करूंगा तो मैं बोलूंगा एडमिन स्लैश हेलो, तो यहाँ पे मैं एडमिन के क्रेडेंशियल डालूंगा, तो आप देखोगे मेरे पास एडमिन की एपीआई से रिस्पॉन्स आ गया। और मैं एडमिन से अगर यूजर की एपीआई हिट करूंगा, राइट, तो वो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा क्योंकि एडमिन को सारे एक्सेस हैं। टॉमकैट और नेटी की बात करते हैं, ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो टॉमकैट बेसिकली स्प्रिंग बूट का डिफॉल्ट सर्वर है और नेटी जो है स्प्रिंग वेबफ्लक्स का डिफॉल्ट सर्वर है, या फिर जो भी रिएक्टिव आपके फ्रेमवर्क्स हैं उसमें नेटी यूज होता है। तो टॉमकैट के फीचर्स क्या है, तो ये सर्वलेट बेस्ड है, तो जिसकी वजह से ये नेचुरली जो ट्रेडिशनल हमारा एमवीसी फ्रेमवर्क रहता है उसमें फिट हो जाता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये ब्लॉकिंग आईओ यूज करता है। तो अगर आपकी तो सिंपल एप्लीकेशन है या सिंपल एपीआई है उसके लिए ये ठीक है, और अगर काफी कॉन्करेंट या पैरेलल रिक्वेस्ट आपको आ रहा है तो ब्लॉकिंग आईओ में मेमोरी इशू हो सकता है, बिकॉज हर एक रिक्वेस्ट के लिए वो सेपरेट थ्रेड यूज करेगा और अगर जब तक डेटाबेस से रिस्पॉन्स नहीं आता वो थ्रेड को ब्लॉक करके रखता है। और जो नेटी है वो एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन नेटवर्क यूज करता है फ्रेमवर्क इंटरनली, तो बेसिकली इसमें इवेंट लूप्स का कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी वजह से ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ रहता है। तो इसकी वजह से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक नहीं होती, ज्यादा रिक्वेस्ट अकोमोडेट कर सकते हो विद लेस मेमोरी विद द हेल्प ऑफ नॉन ब्लॉकिंग आईओ, और स्केलेबिलिटी के लिए बेस्ट है। तो इसीलिए अगर आपकी कोई माइक्रो सर्विस है जो लाइट वेट है, राइट, तो उसके लिए आजकल नेटी यूज हो रहा है और इवेंट ड्रिवन
आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो आप टॉमकैट यूज कर सकते हो। पर अगर आपकी लार्ज नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शन है आपकी एप्लीकेशन में राइट, तो आप नेटी यूज कर सकते हो, जिससे आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी मिलेगा। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं इन माइक्रो सर्विसेज, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अंडर सिस्टम डिजाइन। तो लेट्स से मेरे पास एक माइक्रो सर्विस है जो मुझे यूजर की डिटेल लाके दे रही है राइट। तो जब भी आपकी माइक्रो सर्विस रहती है तो आपके डिफरेंट रीजन्स पे आपके सर्वर या पॉड्स रहते हैं और डेटाबेस रहता है राइट। तो लेट्स से कि इस एग्जांपल में हम दो रीजन लेते हैं कि मेरी माइक्रो सर्विस के दो रीजन है, और जब भी कॉल आ रही है मेरी माइक्रो सर्विस को, वो आइदर वन ऑफ द रीजन से डेटा लाके यूजर को दे रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये फ्लो चल रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई भी रीजन फेल हो रहा है राइट, या कोई पॉड फेल हो रहा है, डेटाबेस फेल हो रहा है इन एनी रीजन राइट, तो आपकी सर्विस फेल नहीं होनी चाहिए। मे बी सर्विस को थोड़ा डिले हो जाए, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट फेलियर नहीं आना चाहिए। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपकी सर्विस शुड बी स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या है कि माइक्रो सर्विस की खुद की कोई भी स्टेट नहीं होनी चाहिए, इसकी डिपेंडेंसी या तो डेटाबेस या कैशिंग में रहनी चाहिए, ठीक है। और आइडम्पोटेंट का मतलब क्या है कि मैं अपनी माइक्रो सर्विस जितनी मर्जी बार कॉल करूं, उसका जो एंड रिस्पॉन्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहला तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बिकॉज अगर वो स्टेटलेस नहीं रहेगी तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कभी भी स्केल नहीं कर पाएंगे। और सेकंड हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरी रिक्वेस्ट इस रीजन पे गई, इस रीजन पे मेरा डेटाबेस फेल है राइट, तो ये रीजन से हम दूसरे रीजन का डेटाबेस कनेक्टिविटी करके डेटा लेके आ सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर ऑल द रीजन्स, ठीक है। तो वो सर्किट ब्रेकर को आप स्विच की तरह समझ सकते हो, जो स्विच ऑन ऑफ होता है और वो अलग डेटाबेस से डेटा लाके देता है ताकि रिक्वेस्ट फेल ना हो। इसको आप मर्ज कर सकते हो रीट्राइज और टाइम आउट के साथ। कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो कंट्रोलर का देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर दिया है और यहाँ पे मैं कुछ जेसॉन रिटर्न कर रहा हूँ राइट। तो आइडली कंट्रोलर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये हम कंट्रोलर से सिर्फ हम व्यू का नाम भेजते थे और व्यू से HTML रेंडर होता था। पर मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जेसॉन को पास करने का। पर यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ तो आप देखोगे मुझे एरर देगा राइट, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि जब भी हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ता है तो हमें रिस्पॉन्स बॉडी टैग यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग कंट्रोलर। और अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ, मेवन स्प्रिंग बूट रन किया मैंने, तो आप देखोगे कि ये मुझे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा जेसॉन। और डिफरेंस क्या है, अगर मुझे यही चीज करनी है तो मैं कंट्रोलर कभी भी यूज नहीं करूंगा, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर की जगह रेस्ट कंट्रोलर दूंगा और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स बॉडी को हटा दूंगा बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। तो बेसिकली कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्स बॉडी हटा दूंगा और यहाँ से मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करूंगा। तो ये बिल्कुल सेम तरह से काम कर रहा है मेरा राइट। तो मेन डिफरेंस क्या है, कंट्रोलर आप यूज कर सकते हो जेसॉन पास करने के लिए, पर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी टैग देना पड़ेगा, पर विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप डायरेक्टली रेस्ट कंट्रोलर का यूज करो। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में एसिंक्रोनस का पूछा जाता है। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई एपीआई है, उसमें डेटाबेस भी कॉल हो रहा है और फाइल से भी आप कुछ डेटा लेके आ रहे हो और फिर उसको कंबाइन करके आप डेटा भेज रहे हो राइट। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि मुझे ये दोनों मेथड डिफरेंट थ्रेड में चलाने हैं, तो आप कैसे उसको स्प्रिंग बूट में कन्फिगर कर सकते हो राइट। तो यहाँ पे हम इसको कन्फिगर करने के लिए एसिंक एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड डेटाबेस से लेके आ रहा है डेटा, तो मैं यहाँ पे एसिंक यूज कर रहा हूँ एनोटेशन, सेम मैं दूसरे मेथड के लिए भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी इसको चलाऊंगा मेवन स्प्रिंग बूट रन, मैं थ्रेड का नाम भी प्रिंट करवा रहा हूँ, स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे URL हिट करता हूँ तो वो डेटा लेके आ रहा है और मैं यहाँ पे अगर लॉग्स देखता हूँ, अब देखोगे अभी भी स्टिल एसिंक के बाद भी ये सेम थ्रेड चला रहा है राइट। तो इसके लिए हमें हमेशा मेन क्लास पे आप इनेबल एसिंक का टैग लगा सकते हो, ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो इनेबल एसिंक लगाने के बाद अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, तो अभी मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये टास्क 1 चल रहा है, टास्क 2 चल रहा है और ये मेन थ्रेड है हमारी राइट। और फिर भी अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपको थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर खुद से कॉन्फ़िगर करना है राइट, तो आप उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एसिंक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है और उसके अंदर मैं थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर का यूज कर रहा हूँ। और ये चारों पैरामीटर हमने पुराने रील्स में भी देखा था, इट्स सेम लाइक जावा कंकरेंसी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं पूल साइज दे रहा हूँ 5 एंड अदर पैरामीटर सेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद कोड चलाऊंगा, अगर अभी मैं इसको हिट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये अभी एसिंक थ्रेड्स यहाँ पे हमारे चल रहे हैं, क्योंकि हमने थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर कस्टम यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टीज।